सो गुड मॉर्निंग मालिक, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर होंगे मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। मालिक अब बढ़ते हैं अपन कारों की एप्लीकेबिलिटी के बाद वाला सवाल। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड कारों में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। बिफोर दैट मैंने आपको कल जब ये बताया था तो मैंने आपको ये चार्ट बताया था जिसके अंदर मैंने बताया अपने को कितने सवाल करने हैं। तो अगर आपको याद होगा, सबसे पहला क्वेश्चन था एप्लीकेबिलिटी, जो अपन ने खत्म कर लिया मालिक। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट है ऑडिट रिपोर्ट टू कंटेंट। ओके, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। ओके, ये पॉइंट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये जो कारो रिपोर्टिंग है ये 143 की रिपोर्टिंग नहीं है, 143 से एडिशनल रिपोर्टिंग है। तो आपको ये एडिशनल रिपोर्टिंग करके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कारो का कॉन्टेक्स्ट, आपको ये ध्यान में रखना होगा। ओके, आप समझ रहे हो, मतलब अदर रिपोर्टिंग में 143 लिख दिया जाएगा लेकिन कारो उसमें घुसेड़ा नहीं जाएगा। ओके, कारो उसके अंदर डाला नहीं जाएगा, कारो एक अलग से रिपोर्ट डाल देंगे। ओके, बट डेफिनेटली इट इज अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन एडिशन में आप समझ रहे हो ये एडिशन वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये पॉइंट एक छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर आपको एक पॉइंट मैंने कल बता दिया था, वो क्लियर है क्या? क्या सर सीएफएस की रिपोर्ट में क्या कारो रिपोर्ट ऐड की जाएगी? आंसर इज नो। सीएफएस में कोई कारो रिपोर्ट ऐड नहीं की जाएगी। सीएफएस के अंदर ओके आपकी जो नॉर्मल रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट वही जाएगी। लेकिन सीएफएस के अंदर अगर आपको याद है पैरा 21 के ऊपर मेंशन करना होगा, जो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया आपको कि भाई यार इंडिविजुअल रिपोर्ट्स में, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन है, जो एडवर्स क्वालिफिकेशन, नेगेटिव रिमार्क्स है, उसको आपको सीएफएस की रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि भाई कौन से पॉइंट्स है जो क्वालिफाइड है, ओके, जो एडवर्स है, इस तरह से आपको देना होगा, उसके पॉइंट आपको मेंशन करने होंगे मालिक। ओके, रीजंस, ये पॉइंट रीजन तो आपको इंडिविजुअल रिपोर्ट में देना ही पड़ेगा, वही आपको लिंक बताना है, दैट्स इट। ओके, तो ये है आपका सेकंड पैराग्राफ जहां पर है ओके कारो का सेकंड पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट मतलब सेकंड पार्ट का अपन बात कर सकते हैं। जैसे सेक्शंस होते हैं, कारो के पॉइंट होते हैं पैराग्राफ्स। ओके, तो सेकंड पैराग्राफ क्या बोलता है? ऑडिट रिपोर्ट टू कंटेन ओके सर्टेन मैटर्स स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ 3 and 4। ओके, सो पैराग्राफ 3 and 4 मैंने जैसे बताया, ओके लॉ में सेक्शन सबसेक्शंस होते हैं, इसमें पैराग्राफ्स होते हैं मालिक, पैराग्राफ्स और क्लॉज होते हैं। तो इधर सबसेक्शन सेक्शन नहीं बोला जाता। ओके, पहला पैराग्राफ था जो अपन ने कल खत्म किया, एप्लीकेबिलिटी। सेकंड पैराग्राफ में अभी जो पढ़ रहा हूं, ओके याद नहीं रखना है, बस वो मैं खाली पढ़ के बता रहा हूं, आपको मालूम पड़ जाए कौन से पैराग्राफ इंक्लूड किए हुए हैं, ताकि एमसीक्यू आए तो आपको ध्यान रहे। ओके, पैराग्राफ 3 and 4 ये लोग बोलते हैं आपके ऑडिट रिपोर्ट में ओके कंटेन मैटर्स। ओके, आपको ऑडिट रिपोर्ट में जो मैटर में पैराग्राफ 3 और 4 में बता रहे हैं उसको आपको डालना पड़ेगा। ओके, एवरी रिपोर्ट मेड बाय ऑडिटर अंडर सेक्शन 143, यानी आप जब 143 के अंदर आप बनाओगे ऑन द अकाउंट्स ऑफ एवरी कंपनी ऑडिट बाय हिम टू विच दिस ऑर्डर अप्लाइज फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर शैल इन एडिशन, ओके उसके अलावा, वो उसको रिप्लेसमेंट नहीं है। ओके, कंटेन द मैटर स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ 3 and 4 जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं, एज मे बी एप्लीकेबल। एज मे बी एप्लीकेबल मतलब पैराग्राफ 3 और 4 में भी ऐसे कोई पॉइंट हो सकते हैं जो आपको एप्लीकेबल ना हो तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, अगर वो एप्लीकेबल है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल बताऊंगा, एक पैराग्राफ ऐसा है ओके पैराग्राफ 3 में एक क्लॉज ऐसा है जो एनबीएफसी को एप्लीकेबल है। अब मेरे को बताओ, अगर एक कंपनी में जा रहे हो जहां पर एनबीएफसी नहीं है, क्या वो पैराग्राफ के ऊपर, क्लॉज के ऊपर रिपोर्ट करना जरूरी है? आंसर इज नो। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कंटेक्स्ट वर्क्स इनटू द पिक्चर। भारत माता की जय, जय प्राय मालिक। ओके, आपको ये ध्यान रखना होगा, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन जो अपन ने कल कवर कर ली थी, इट में बी नोटेड दैट ऑर्डर शैल नॉट अप्लाई टू ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन सीएफएस एक्सेप्ट क्लॉज 21 इन पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 का क्लॉज 21 अपने को एप्लीकेबल होगा। ओके, तो मेरे को बताओ, ओके अपनी कारो रिपोर्ट में कितने पैराग्राफ्स है? कारो रिपोर्ट में कितने पैराग्राफ्स हुए मालिक? 4 पैराग्राफ। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4, यानी सेक्शन जैसे होते हैं ना वैसे ही। ओके, पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, जिसमें पैराग्राफ 1 एप्लीकेबिलिटी है, पैराग्राफ 2 ऑडिट रिपोर्ट में इसको ऐड करना है, पैराग्राफ 3 क्या ऐड करना है ये लिखेंगे, और पैराग्राफ 4 ओके अगर आपके कोई रिमार्क्स एडवर्स है या मतलब क्वालिफाइड है, कोई क्वालिफाइड रिमार्क्स आप दे रहे हो तो उसके रीजन देने बहुत जरूरी है। पैराग्राफ 4 में ये लिखा हुआ है। ओके, इस तरह से 4 पैराग्राफ है। मेरे ख्याल से 4 पैराग्राफ का अभी लॉजिक क्लियर है मालिक। तो ये जो मैं चार्ट बना रहा था कल वाले कॉन्सेप्ट में, अगर आपको ये याद हो, ये चार्ट जो अपन ने बनाया था, ये 4 चार्ट का कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट ये पैरा 1, पैरा 2, पैरा 1, ओके पैरा 1, पैरा 2, ओके पैरा 3, पैरा 4 एंड पैरा ओके पैरा 4। ओके, अब यहां पर पैरा 1 में तो एप्लीकेबिलिटी खत्म हो गई, पैरा 2 में तो एक पैराग्राफ था जो मैंने आपको बता दिया। यानी अगर आप मेरे को बताओ, ओके अगर मैं बोल रहा हूं सीएफएस को कारो एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल है, इसका आंसर क्या था? सीएफएस को कारो एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल है? नहीं एप्लीकेबल है। ओके, इसका रेफरेंस क्या होगा अभी आप मेरे को बताओ? पैरा 1 है या पैरा 2 है? पैरा 2 है, पैरा 1 नहीं है। पैरा 1 वाज कौन सी कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है। ओके, सीएफएस को एप्लीकेबल नहीं है, पैरा 2 ने बताया, पैरा 2 ऑफ कारो।
ओके, आई डू थिंक एवरीबॉडी क्लियर। ओके, ये होने के बाद अब बढ़ते हैं अपन पैरा 3 की तरफ। पैरा 3 हम जब पढ़ रहे हैं तो पैराग्राफ 3 है कि मैटर्स टू बी इंक्लूडेड क्या है, यानी आपके ऑडिट रिपोर्ट में, कारो रिपोर्ट में आपको कौन से मैटर्स इंक्लूड करने हैं। तो मेरे को बताओ कितने मैटर्स अपने को डिस्कशन में करने हैं? 21, लेकिन 21 में से अपन 21 खत्म कर चुके हैं, यानी अभी आपको नेक्स्ट ओके घंटे भर में क्या पॉइंट रटने हैं, कितने पॉइंट रटने हैं? 20 पॉइंट्स। अब इसको आपको खाली रटना क्यों है? पहला पॉइंट रटना इसलिए है कि इसको क्लॉज नंबर याद रखने हैं। पैराग्राफ 3 क्लॉज 1, पैराग्राफ 3 क्लॉज 2, पैराग्राफ 3 क्लॉज 3। आप समझ रहे हो मालिक, जैसे सेक्शंस लिखते हैं ना अपन, सेक्शन 1 क्लॉज 1, ओके, उसी तरह यहां पर वर्डिंग क्या होगा? सेक्शन की जगह पैराग्राफ 3, क्लॉज का ओके स्कारो का पैराग्राफ 3 ओके क्लॉज 1, वो अपन डिस्कशन करेंगे। एग्जांपल जैसे क्लॉज 1 फिक्स एसेट के ऊपर है, क्लॉज 2 इन्वेंट्री के ऊपर है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन कोई आया इन्वेंट्री के ऊपर, तो आपका आंसर मोर प्रिसाइजली ऐसा होना चाहिए, एज पर पैरा 3 ऑफ कारो रिपोर्ट क्लॉज 2 ओके फॉर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, मैनेजमेंट ने रेगुलर इंटरवल में फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए, ये कॉन्टेक्स्ट रहेगा। ओके, तो आप पहले ये समझ लीजिए, और मैं आपको वापस बता रहा हूं, एक 2-3 क्लॉज में आपको 2-3 क्लॉज में अपन जाएंगे डिस्कशन में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इंटरप्रिटेशन क्या है, क्वेश्चन क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, यानी यहां पर ओके सर क्या ऐसे कभी आएगी जहां पर 20 के 20 क्लॉज लिखने आएंगे? नामुमकिन। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं और आने के चांसेस बहुत कम है, और अगर आए तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ देने का, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं करने का। ओके, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसी किसी एक क्लॉज पे आएगा और उस क्लॉज का रिलेवेंस आपको वहां पर लिखना होगा। आप अपने वर्डिंग में लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कहीं पर भी आपको ऐसा एज इट इज वर्डिंग चाहिए ऐसा नहीं है, बस आपका इंटेंशन जो पैराग्राफ बोल रहा है, जो क्लॉज बोल रहा है, वही रहना चाहिए। ओके, पैराग्राफ क्लॉज, बस आप और अच्छा करने के लिए मैंने क्या बोला, आप रेफरेंस के आंसर ऐसे लिखना, पैरा 3 क्लॉज के जो पॉइंट है। तो आपको दो चीज याद रखनी है, पैराग्राफ याद रखना है और क्लॉज याद रखना है, क्लॉज नंबर याद रखना है। तो रटना जो है वो क्लॉज नंबर पे रटिए, क्लॉज नंबर क्या है और उसका पॉइंट क्या है, और उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट, उसके अंदर के मसाले के जो कॉन्सेप्ट है वो अपन इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्या आपका काम हो जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली यू शुड अंडरस्टैंड। इज दैट पॉइंट क्लियर मालिक? ओके, मेरे ख्याल से आपको ये सब एजेंडा समझ में आया है, अपन कर क्या रहे, और इसके बाद हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, जहां पर आते हैं पैरा 3। ओके, पैराग्राफ 3 में अपन चालू कर रहे हैं, व्हाट आर द मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट। कौन से मैटर्स ऑडिटर रिपोर्ट में इंक्लूड करने चाहिए। मेरे ख्याल से सारी आत्मा मेरे साथ है। ओके, एक बार खाली कंफर्म कर लो, वॉइस ऑडियो और वीडियो तो बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं मालिक? ओके एवरीबॉडी ऑल ओके, परफेक्ट। तो चालू करते हैं, और अब आपने सिर्फ मैं वापस बता रहा हूं, सिर्फ आप घंटा, ये 9:30 तक टाइम मेरे को दे दीजिए, मतलब एक 9:30 बोलो, एक 5-10 मिनट जैसे भी आगे पीछे, ऐसे ही शेड्यूल वैसे ही होता है मेरा। ओके, तो 5-10 मिनट आगे पीछे, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बस मेक श्योर ओके, आपको ये मैं बोल रहा हूं कि आपका ये काम खत्म हो जाएगा साथ साथ में। और यही रीजन रहता है कि मैं इसको ये वाला पॉइंट, जैसे फ्लो चार्ट वाले पॉइंट या कोई ऐसे कोई कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैं एग्जाम के महीने भर पहले पढ़ने बोलता हूं सर, क्योंकि ये अगर पहले भी पढ़ते हैं ओके कॉन्सेप्ट, इसमें सच कॉन्सेप्ट ऑडिट की कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं है मालिक, आप देखोगे तो, लेकिन ये अभी पढ़ा तो इसका इंटेक्ट, इसमें रिवीजन में टाइम ज्यादा नहीं डालना है। पर सर फिर इसका इंटेंशन तो ऐसे भी हो सकता है, फिर पूरा सिलेबस ही लास्ट में पढ़ लेवे, लेकिन अगर अपन पूरा सिलेबस ही लास्ट में पढ़े ओके, आपको लगता है एग्जामिनेशन ये आइटम में दे पाएंगे, अगले आइटम में चला जाएगा, अगले आइटम में चला जाएगा। तो सिलेबस का मैनेज करने का तरीका होता है ये। ओके, जब मैं पढ़ाता हूं तो इसका मैनेज करने का एक तरीका होता है। ओके, तो मैं जब फेस टू फेस बैच लेता हूं या लाइव लेता हूं तो मैं कुछ मैनेज करने के तरीके होते हैं। तो अब जो कोई स्टूडेंट्स ओके यानी फाइनल के स्टूडेंट्स है, फाइनल के स्टूडेंट्स अगर May 24 में देख रहे हैं, तो मेरा सजेशन यही रहेगा, कारो में आप वापस टाइम पास मत करना। ओके, कारो एक बार रीड अभी हो गया, खत्म हो गया, वापस कब देखने का इसको, मई महीने में एग्जाम रहेगी अपना, ओके मार्च के टाइम पे इसको देख लेने का वापस। ओके, दैट्स इट। उसके अलावा इसको वापस पढ़ते भी नहीं बैठने का, आप इसको पढ़ते बैठोगे ना, टाइम पास करते रहोगे। ओके, बिकॉज दिस इज नॉट एज सच के यार नहीं भाई ये करना है, और इसको सिर्फ आप मेरे को बताओ ना, एप्लीकेबिलिटी कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से समझ में आ जाती, खत्म हो जाता है। एक मतलब कल 58 मिनट्स का लेक्चर हुआ, यानी 1 घंटे का लेक्चर हुआ, आज मैं 1-1.5 घंटे का लेक्चर करूंगा। ओके, खत्म ना यार, 2-2.5 घंटे में अगर आपको बिना कुछ के वापस याद रह जाता, छोड़ देने का ना। और मैं बोल रहा हूं बस आपको बस वो कॉन्सेंट्रेशन से देखना पड़ेगा। ओके, तो मेरी आत्मा, सारी आत्मा साथ में है मालिक। ओके, बढ़िया, चालू करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ 3, पहले दिमाग में रटो पैराग्राफ 3। एवरीबॉडी क्लियर? पैराग्राफ 3 बोलता है मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट में कौन से मैटर्स इंक्लूड करने चाहिए, ऑडिटर रिपोर्ट में कौन से मैटर्स इंक्लूड करने चाहिए। भारत माता की जय, सारी आत्मा मेरे साथ। ऑडिटर रिपोर्ट में कौन से मैटर इंक्लूड करने चाहिए, पहला पॉइंट। ओके, तो अगर इसका पहला बेस लिखे, द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ कंपनी टू विच ऑर्डर अप्लाई शैल इंक्लूड स्टेटमेंट ऑन फॉलोइंग मैटर्स। शैल इंक्लूड स्टेटमेंट ऑन फॉलोइंग मैटर्स, यानी आपको ये स्टेटमेंट इंक्लूड करना पड़ेगा।
स्टेटमेंट इंक्लूड करना पड़ेगा। इसका मतलब ओके आपको ये जो 20 स्टेटमेंट दे रहा हूं, 21 नहीं होगा, 21वां तो खत्म हो गया अपना, जो 20 स्टेटमेंट दे रहा हूं ये आपको आपकी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। अब ये स्टेटमेंट का अगर क्वालिफाइड आंसर है, अनक्वालिफाइड है, यानी अगर आपको लगता है ये सही है फिर भी आप बताइए ये सही है, और अगर आपको लगता है ये सही नहीं है तो बताइए और रीजन के साथ बताइए। ये लिखा हुआ है पैराग्राफ 4 में। ओके, रीजन के साथ बताइए क्यों ये सही नहीं है, आपको क्या लग रहा है इसमें डाउट है। ओके, तो एक पॉइंट को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला नाम याद रखोगे फिक्स एसेट। पहला नाम क्या याद रखोगे मालिक? पहला नाम क्या याद रखोगे मालिक? ओके, मैं एक लिस्ट बनाते जा रहा हूं। पहला नाम क्या याद रखोगे मालिक, मेरे को बताइए वापस। पहला नाम रहेगा फिक्स एसेट का। पहला नाम क्या रहेगा बेटा? फिक्स एसेट। तो अपन पहला क्लॉज पैराग्राफ 3 क्लॉज 1, क्लॉज 1 को अपन ऐसे लिखते हैं। अगर आपको याद है क्लॉज जब भी लिखते हैं तो अपन ओके 1 2 3 इस वे से लिखते हैं। तो क्लॉज 1 रहेगा जिसका नाम रहेगा फिक्स एसेट्स। तो अपन आपके पास जो नोट्स है उसमें से पढ़ते हैं और उसके बाद आगे जाते हैं। यानी अब पहला पॉइंट ओके क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट के इंटेंशन में क्या पॉइंट आता है। ओके, क्लॉज 1 ओके उसका ए पार्ट। ओके, ए whether company is maintaining proper record showing full particulars including quantitative details situation of PPE। यानी पहला पॉइंट ये लोग क्लॉज 1 में ये बताते हैं, क्लॉज 1 में अपने को ये पूछते हैं कि ऑडिटर कंपनी से पता करिए क्या कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है क्या, जिसके अंदर पूरा पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल कितने नंबर्स है क्या नहीं है ऑफ पीपीई ओके इनके पास है। तो सर इसमें करना क्या है मेरे को बताओ। अभी ये खाली पहला पॉइंट लेते हैं, मैं वापस बोल रहा हूं पहला दूसरा तीसरा क्लॉज तक मैं एकदम डिटेल्ड में डिस्कस करूंगा जिसमें आपको समझ मतलब आपको मैं इंटेंशन बताऊंगा, उसके बाद तो आपका समझ में आना चाहिए मैं क्या चल रहा है। ओके, तो मेरे को बताओ इसमें करना क्या ऑडिटर को, मेरे को टेक्निकली पॉइंट बताओ। ओके, क्या ऑडिटर को खाली पूछना है मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है क्या, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है? अच्छा मैनेजमेंट रखते हैं क्या, मैनेजमेंट हाँ ना बोला और खत्म करना है, यस यस ये रखते हैं या ना ऐसे कैंसिल करना है, या उसने जाके चेक करना है प्रॉपर रिकॉर्ड्स है कि नहीं? मेरे को बताओ, आप सोच समझ के बताओ मेरे को क्या करना है एज ऑडिटर को। उसको चेक करना है, उसको चेक करना है मालिक, उसको खाली पूछ के खत्म नहीं करना है। तो याद रखना उसको चेक करना है। तो मेरा पहला पॉइंट होगा ओके फिक्स एसेट में क्या प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ पीपी है कि नहीं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स। ओके, तो इसकी समरी जब मैं लिखता हूं तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, पहला पॉइंट प्रॉपर रिकॉर्ड्स है कि नहीं पीपीई के लिए, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव डिटेल्स आते हैं। क्वांटिटेटिव डिटेल्स इन्होंने मेंटेन की है कि नहीं। भारत माता की जय। झेपा के मालिक। ओके, अब मेरे को बताओ ओके अगर इसके आंसर क्या मिलेंगे आपको, इसके आंसर क्या मिलेंगे? दो मिलेंगे, या तो हाँ मिलेगा नहीं तो ना मिलेगा। हाँ मिला तो कार्बन रिपोर्ट में आप लिखोगे ओके ये मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। ना मिला तो फिर आपको रीजन देना होगा प्रॉपर रिकॉर्ड्स क्यों नहीं है। समझ में आया? दिस ऑडिट इज मोर ऑफ लाइक चेकलिस्ट ऑडिट, पर इसमें खाली इंक्वायरी करके चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं करनी है, आपको उधर जाके चेक करना है। पर ये चेकलिस्ट जैसा ऑडिट है ऑलमोस्ट। ओके, इसमें अपने को खाली करना है, इसमें मैनेजमेंट को ज्ञान चेपना उधर कुछ करना ऐसा नहीं है। ओके, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। भारत माता की जय। झेप रहा क्या मालिक? ओके, अब कोई मुझे बताएगा व्हाट इज ए प्रॉपर रिकॉर्ड्स, व्हाट इज ए प्रॉपर रिकॉर्ड? याद रखना व्हाट इज ए प्रॉपर रिकॉर्ड। ओके, हैज कारो डिफाइंड? नो, कारो ने डिफाइन नहीं किया। डिफाइन किया होता तो अपने को इधर आंसर मिलता। कारो ने डिफाइन नहीं किया प्रॉपर रिकॉर्ड, तो आपको आपका जजमेंट लगाना का प्रॉपर रिकॉर्ड क्या है। ओके, अब प्रॉपर रिकॉर्ड्स में यानी प्रॉपर रिकॉर्ड्स में किस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं? पर्टिकुलर्स, मतलब क्या क्या आएगा सर पर्टिकुलर्स, किससे परचेस किया है, कहां पर रखा हुआ है, कौन इसकी देखरेख कर रहा है, ये भी तो चाहिए ना डिटेल। खाली मैं ये नहीं बताऊंगा ना मेरा एसेट है, बस एसेट है, ये इतना एसेट है, दैट्स इट, इसका अमाउंट इतना है, इतना ही देना है क्या? नहीं, ये एसेट किसके अंडर है, कौन यूज कर रहा है, कौन सी टीम यूज कर रही है, पूरा डिटेल प्रॉपर रिकॉर्ड्स। लेकिन मैं वापस बता रहा हूं ये कारों ने डिफाइन नहीं किया है। इज दैट पॉइंट क्लियर? जिधर कारो डिफाइन करेगा वो आपको ध्यान रखना होगा, जिधर कारो डिफाइन नहीं करेगा उधर आपको अपना टर्मिनोलॉजी लेना पड़ेगा। भारत माता की जय। तो पहला पॉइंट ओके ये हो जाता है कंपनी के पास। दूसरा पॉइंट वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, यानी दूसरा आंसर भी आपका यही है। दूसरा आंसर भी आपका यही है। क्या है दूसरा आंसर बेटा? क्या प्रॉपर रिकॉर्ड्स है किसके? इंटेंजिबल एसेट्स के। इंटेंजिबल एसेट्स के प्रॉपर रिकॉर्ड्स है, तो आपको चेक करना है इंटेंजिबल एसेट्स के प्रॉपर रिकॉर्ड्स है कि नहीं। अगला सवाल, वेदर दीज पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हैज बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स, whether any material discrepancy were noticed on such verification, and if so, okay, whether same has been properly dealt with the books of accounts।
तो तीसरा पॉइंट मेरे को बताइए क्या करना है। तीसरा पॉइंट, ओके, मेरा काम है फिजिकल वेरिफिकेशन करना। किसका काम है मेरे को अंडरस्टैंड करना है। फिजिकल वेरिफिकेशन करना किसका काम है? फिजिकल वेरिफिकेशन करना किसका काम है? फिजिकल वेरिफिकेशन करना किसका काम है? फिजिकल वेरिफिकेशन करना किसका काम है मेरे को बताइए। फिजिकल वेरिफिकेशन करना किसका काम है? मैनेजमेंट का। परफेक्ट। क्या ये मैनेजमेंट ने काम किया? पहला पॉइंट ये देखिए। ओके, कब करना चाहिए इन्होंने? 10 साल में एक बार, 10 साल में एक बार होना चाहिए। आंसर इज नो। ओके, तो रीजनेबल इंटरवल में किया कि नहीं? यूजुअली रीजनेबल इंटरवल क्या होता है? एनी आइडिया? अगेन कारों ने डिफाइन नहीं किया, लेकिन मैं जस्ट आपसे कैजुअली क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कैजुअल क्वेश्चन। वंस इन 3, परफेक्ट। 3 ईयर एंड नहीं होता हर साल में। देखो, फिक्स एसेट का नहीं बोल, इन्वेंट्री नहीं बोल रहे अपन इन्वेंट्री नहीं बोल रहे, अपन बोल रहे फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को अगर हर साल में चेक करने के बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि फिक्स एसेट के अंदर स्किल सेट लगेंगे, आपको एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा, और हर साल आप एक्सपर्ट को बुलाने के इसमें नहीं देते यूजुअली। ओके, रीजनेबल इंटरवल इज वंस इन 3 ईयर। 3 साल के इसमें ओके आपको एक बार करना होगा, लेकिन इन्वेंट्री आएगी तो, अगर ये फिक्स एसेट के लिए वंस इन 3 ईयर है, इन्वेंट्री आएगी तो ओके वंस इन ईयर। ये कॉन्टेक्स्ट डिफरेंस होता है। तो भाई यहां पर रीजनेबल इंटरवल, वापस बोल रहा हूं, रीजनेबल इंटरवल नहीं डिफाइन किया है। ओके, तो सर वंस इन 3 ईयर। ओके, अच्छा मेरे को बताओ, क्या ऐसा हो सकता है वंस इन 2 ईयर भी हो? क्या ऐसा हो सकता है वंस इन ईयर भी हो? फिर ये किसमें लिखा होगा? मैनेजमेंट के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में, वो आपको देखना पड़ेगा। तो अगर उनकी पॉलिसी प्रोसीजर में मेरे को पता लिखा है वंस इन 10 इयर्स, तो इनकी पॉलिसी प्रोसीजर ही गड़बड़ है, तो अपने को ये बताना पड़ेगा रीजनेबल इंटरवल में नहीं आया। ओके, मेरे ख्याल से शिपा मलिक। ओके, और रीजनेबल इंटरवल में अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसीज मिली, आपने उसको कैसे डील किया है ये आपको देखना है। उन्होंने डील कैसे किया है? एग्जांपल, डिस्क्रिपेंसी मिली यानी आपको मालूम पड़ा इसका अमाउंट इतना है, इसका अमाउंट इतना होना चाहिए, क्योंकि ये उतना डेप्रिशिएट करते वक्त कितना हो गया, लेकिन एक्चुअली उसकी लग गई है। तो इस केस में डिस्क्रिपेंसी को कैसे डील करना चाहिए? पीएनएल में मारना चाहिए, कितना पीएनएल में जाना चाहिए, कितना रेवेन्यू आइटम को कितना आपने ये करना चाहिए, ये सारी चीजें कैसे डील किया है ये चेक करिए तीसरे पॉइंट में। तो पहला पॉइंट प्रॉपर रिकॉर्ड्स, दूसरा पॉइंट प्रॉपर रिकॉर्ड्स, तीसरा पॉइंट फिजिकल वेरिफिकेशन। ओके, आई डू थिंक एवरीबॉडी क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है क्या? ओके, सर क्वेश्चन कैसे आएंगे? 5 मिनट रुकिए, 5-10 मिनट रुकिए, एक बार एक क्लॉज खत्म करते हैं, फिर वो क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, वेदर टाइटल डीड्स ऑफ ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टीज। इमूवेबल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है चौथे पॉइंट में। Okay, title deeds other than properties where company is a lessee and the lease agreements are duly executed in the favor of lessee. Okay, यानी हर सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटल डीड्स चेक करिए, एक्सेप्ट वो प्रॉपर्टी जहां पर हम लोग लेसी है, यानी रेंट पे ली हुई है। ओके, उसमें लीज एग्रीमेंट होनी चाहिए, जिसमें हम लोग लेसी होने चाहिए। डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। यानी ओके आपको यह पता करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको प्रॉपर्टीज बताई गई है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज बताई गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या उनकी टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे है? क्या उनकी टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे है क्या? आत्मा समझ में आ रहा है क्या? एक्सेप्ट वो प्रॉपर्टीज जो लीज पे है, एक्सेप्ट उनके लीज एग्रीमेंट। अगर नहीं है तो डिटेल्स दीजिए नीचे वाले फॉर्मेट में। प्रॉपर्टी का नाम क्या, उसकी वैल्यू क्या, किसके नाम पे हेल्ड है, अगर कंपनी के नाम पे नहीं है तो और वेदर प्रमोटर, डायरेक्टर और रिलेटिव एम्प्लॉय, यानी जो जिसके नाम पे हेल्ड है, क्या वो प्रमोटर है, क्या वो डायरेक्टर है, क्या उनके रिलेटिव है, क्या वो एम्प्लॉय है। और पीरियड हेल्ड इंडिकेट रेंज वेयर अप्रोप्रिएट, यानी कब से वो इंडिकेट कर रहे हैं, कौन से रेंज से इंडिकेट कर रहे हैं। एंड रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। क्यों ऐसा हो रहा है कि कंपनी के नाम पे नहीं है? अगर डिस्प्यूटेड है तो कंपनी के नाम पे क्यों नहीं है, तो उसका रीजन दीजिए। ऑल्सो इंडिकेट इफ डिस्प्यूट है, तो अगर डिस्प्यूटेड है तो वो भी इंडिकेशन दीजिए कि डिस्प्यूट है कि नहीं। चौथा पॉइंट, तो चौथे पॉइंट की कहानी अगर मैं डालूं इसके अंदर, चौथे पॉइंट के अंदर क्या है? मुझे क्या चेक करना है? टाइटल डीड्स। टाइटल डीड्स किसके लिए चेक करनी है? सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। सर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पर मेंशन की होगी? प्रॉपर्टी कहां पर मेंशन की होगी? ये प्रॉपर्टी आपके एफएस में मेंशन की होगी। एक्सेप्ट कौन सी प्रॉपर्टी नहीं लेनी है? एक्सेप्ट लीज वाली प्रॉपर्टी लेनी नहीं है, लीज वाली प्रॉपर्टी लेनी नहीं है, लीज प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट एक्सक्लूड करना है। और आपको देखना है वो टाइटल डीड किसके नाम पे है, कंपनी के नेम पे है कि नहीं। और इफ नॉट, आपको डिस्क्लोजर्स देने हैं, किसके नाम पे है, कितनी अमाउंट है, डिस्क्लोजर्स देने। आत्मा समझ में आया? डिस्क्लोजर्स के डिटेल आपको उधर दी है, डिटेल्स आपको कारों के क्लॉज में रहेंगे।
तो मेरे ख्याल से चौथा पॉइंट ओके आपको समझ में आ रहा है, टाइटल डीड्स का कॉन्सेप्ट हुआ। तो मेरे को बताओ फिक्स एसेट में क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले ओके अपन देखेंगे प्रॉपर रिकॉर्ड है कि नहीं, दूसरा प्रॉपर रिकॉर्ड है कि नहीं, तीसरा फिजिकल वेरिफिकेशन है नहीं, चौथा टाइटल डीड्स है कि नहीं। ओके, और अगर टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे नहीं है तो उसके डिस्क्लोजर्स आपको देने होंगे। ओके, सब भारत माता की जय आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक और 2 पॉइंट फिक्स एसेट के बचे हुए, देख लीजिए क्या है। Whether company has revalued its PPE, including the right of use of assets or intangible assets, or both during the year. ओके क्या इस साल में उन्होंने पीपीई को रिवैल्यू किया? कुछ कारणवश रिवैल्यू करते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था डिस्क्रिपेंसी मिली फिजिकल वेरिफिकेशन करते वक्त, तो आपको रिवैल्यू करना पड़ सकता है। क्या वो रिवैल्यू करना पड़े, क्या रिवैल्यू किया है? एंड इफ सो वेदर रिवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, यानी जिसने रिवैल्यूएशन किया क्या वो रजिस्टर्ड वैल्यू था? स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज, कितना अमाउंट चेंज हुआ है, और 10% से ज्यादा है, 10% या उससे ज्यादा है एग्रीगेट में ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ओके और इंटेंजिबल, तो उसका डिस्क्लोजर दीजिए। ओके तो एकदम सिंपल सा पॉइंट है। ओके यानी अगला पॉइंट अपने लिए डिस्कशन में आ रहा है, क्या रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हुआ है, क्या रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई हुआ है? अगर हुआ है तो ये रिवैल्यूएशन कौन से रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया? ओके रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया। ओके वो कौन था? और उसके अलावा अगर 10% या ग्रेटर देन 10% ऑफ नेट कैरिंग अमाउंट रिवैल्यूएशन हुआ है तो उसके डिटेल चाहिए। कैरिंग वैल्यू के हिसाब से रिवैल्यूएशन हुआ है, रिवैल्यूएशन हुआ है, अगर रिवैल्यूएशन हुआ है, रिवैल्यूएशन इस अमाउंट से ज्यादा हुआ है, ओके रिवैल्यूएशन ओके इस अमाउंट से ज्यादा हुआ है, रिवैल्यूएशन अमाउंट से ज्यादा हुआ है, डिस्क्लोजर दीजिए, दैट्स इट। और लास्ट कॉन्सेप्ट ओके बट बिफोर दैट ये 5 पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए। लास्ट पॉइंट इज बेनामी प्रॉपर्टी। बेनामी प्रॉपर्टी शायद सबको मालूम होना चाहिए। ओके ऐसी प्रॉपर्टी ओके जो कंपनी के नाम पे आ रही है लेकिन एक्चुअली कंपनी का नाम नहीं है, वो किसी और कोई और होल्ड कर रहा है और उनके ऊपर सीबीआई की केस वगैरह चल रही है। एग्जांपल ये ब्लैक मनी के कंटेक्स्ट में आता है। ओके यानी अगर एग्जांपल मेरे पास काला पैसा पड़ा हुआ है, मैंने अपने एम्प्लॉय को दे दिया और अपने एम्प्लॉय ने एक प्रॉपर्टी खरीद ली। ओके वो प्रॉपर्टी एम्प्लॉय के नाम पे है लेकिन एक्चुअली वो प्रॉपर्टी मेरी है। ओके तो मेरे पॉइंट पे दिस इज हाउ द कंटेक्स्ट वर्क्स इन बेनामी प्रॉपर्टी। मनी लॉन्ड्रिंग अगर आपको याद होगा तो मनी लॉन्ड्रिंग का ही किस्सा होता है, लेकिन आपका 5वां पॉइंट इज बेनामी प्रॉपर्टी। क्या कंपनी के नाम पे ऐसी कोई बेनामी प्रॉपर्टी का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है क्या? ओके वो आपका लास्ट पॉइंट है, अपडेट मान लीजिए। ओके कंपनी के नाम पे बेनामी प्रॉपर्टी चल रही है क्या, देख लीजिए। वेदर एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट एंड रूल्स मेड, इफ सो वेदर द कंपनी हैज एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज द डिटेल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी क्या बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर क्या कंपनी पे कोई केस चल रहा है क्या, कंपनी पे कोई केस चल रहा है क्या, केस इज देयर एंड अगर केस चल रहा है तो क्या इसका डिस्क्लोजर एफएस में बरोबर दिया है क्या नहीं, डिस्क्लोजर इन एफएस। दैट्स इट, ये फिक्स एसेट हो गया। मैं वापस बोल रहा हूं, आप पहले 2-3 क्लॉज में टाइम डालिए जिससे आपको समझ में आए अपन क्या पढ़ रहे हैं। और वैसे भी 2-3 क्लॉज बहुत ज्यादा बड़े हैं और बाकी सब क्लॉज 1-2 पॉइंट में कवर हो जाते हैं। ओके तो बहुत 5-6 पॉइंट है, कुछ कुछ तो ओके अगर आप देखोगे तो 20 में से ना हार्डली आपको 5-7 पॉइंट कुछ ऐसे होंगे जिसपे आपको मेहनत लगेगी। बाकी 10-12-13 पॉइंट तो ऐसे होंगे जिसमें आपको खाली पॉइंट पढ़ना है, खत्म हो जाएगा, पॉइंट पढ़ना है, खत्म हो जाएगा। ओके तो मेरे को बताइए फिक्स एसेट में मुझे क्या क्या चेक करना है। मेरे ख्याल से फिक्स एसेट की लिस्ट आपको समझ में आ रही है। फिक्स एसेट में मुझे क्या क्या चेक करना है, प्रॉपर रिकॉर्ड चेक करने हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड चेक करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन चेक करना है, टाइटल डीड चेक करना है, रीवैल्यूएशन चेक करना है, बेनामी प्रॉपर्टी चेक करनी है। ओके अब मेरे को बताइए सर क्या फिक्स एसेट में अपने को एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या आएगा? पहला और लिखना कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कारो का एग्जांपल मैं वापस बोल रहा हूं, अपनी मर्जी से लिखिए, अपनी मर्जी मतलब अपने वर्डिंग्स में लिखिए, ज्यादा हेडेक मत करना। बस क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। पहला पॉइंट, अगर मैंने डायरेक्टली पूछा कि फिक्स एसेट आपको चेक करना है और उसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी है कारो की, तो आप कितने पॉइंट लिखोगे? तो आपको ये 6 के 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, बात खत्म। और आपको कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, 6 पॉइंट खत्म हो गया। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि एक आप ऑडिटर हो, एक आप ऑडिटर हो हेरा फेरी लिमिटेड के, हेरा फेरी लिमिटेड एक कंपनी है, आप उसके ऑडिटर हो, ऑडिट करते वक्त ओके आपको कारो रिपोर्टिंग भी एप्लीकेबल है। हेरा फेरी लिमिटेड है, कारो एप्लीकेबल है, और उस टाइम पे आपको मालूम पड़ता है कि कंपनी के नाम के अगेंस्ट बेनामी प्रॉपर्टी है। ओके कंपनी के नाम के अगेंस्ट बेनामी प्रॉपर्टी का केस चल रहा है। तो इस केस में एज पर कारो रिपोर्टिंग क्या होगा, ओके इसके ऊपर एक्सप्लेन करिए। तो मेरे को बताओ, क्या आप यहां पर पूरा का पूरा क्लॉज लिखोगे? नहीं, तो आप सिर्फ कौन सा पॉइंट लिखोगे? बेनामी वाला पॉइंट। फिर कैसे लिखोगे आप? ओके आपको अपना वो पूरा लैंग्वेज वैसा नहीं रहा तो भी चलेगा, बस उसका इंटरप्रिटेशन बराबर होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे? स्टार्ट ऐसे लिखोगे, एज पर पैराग्राफ 3 क्लॉज 1 ऑफ कारो 2020। समझ में आया? स्टार्ट
पैराग्राफ 3 तो रट ही जाएगा अभी, अब क्लॉज नंबर को रटना है। एज पर पैराग्राफ 3 क्लॉज 1 ओके ऑफ कारो 2020 एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन फिक्स्ड एसेट्स डॉट ओके now if company is having any case against okay company for benami holding benami property under benami property act okay ये पॉइंट आप मेंशन करिए, कंपनी shall disclose this matter in financial statements for holding such मतलब for such particular case। ये पैराग्राफ खत्म हुआ। फिर आप लिखोगे हेरा फेरी लिमिटेड सेकंड पार्ट ओके यानी पहला लिख दिया प्रोविजन, दूसरा लिखोगे फैक्ट ओके हेरा फेरी लिमिटेड इज होल्डिंग ओके ए बेनामी प्रॉपर्टी एंड देयर इज ए केस अगेंस्ट हेरा फेरी लिमिटेड फॉर होल्डिंग सच प्रॉपर्टी ओके ये फैक्ट हो गया। फिर कंक्लूजन, सो एज पर अबाउ प्रोविजन ऑडिटर नीड टू रिपोर्ट इन कारो रिपोर्टिंग अबाउट बेनामी प्रॉपर्टी। दिस इज हाउ द आंसर शुड कम इनटू पिक्चर फॉर कारो। मेरे ख्याल से कारो का समझ में आ रहा है मालिक? ओ भाई साहब कारो का समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आया? समझ में आया मालिक? कारो को आप कैसे लिखोगे, ये समझा कि नहीं समझा एवरीबॉडी? ओके तो भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं इसमें सिर्फ क्या करना है, ये पॉइंट को याद रख लिया, खत्म हो गया। आंसर तो अपने हिसाब से ही तो बनाना है। आंसर को आपको हेडेक नहीं करना है, आंसर अपने को अपने हिसाब से बनाना है। आंसर को अपने हिसाब से बनाना, अपने हिसाब से लिखना है, बस ये पॉइंट आप दिमाग में रखिए। अब इससे ज्यादा और हेडेक मत करिए। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये हो गया आपका पहला क्लॉज जहां पर कहानी खत्म होती है। तो पहले क्लॉज कौन सा था? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के बाद दूसरा क्लॉज आता है ओके दूसरे क्लॉज का पैराग्राफ नंबर क्या है? पैराग्राफ 3 ओके क्लॉज 2 और क्लॉज 2 होगा इन्वेंट्री के लिए। ओके इन्वेंट्री के लिए तो बात करते हैं आगे। इन्वेंट्री के लिए 3 पॉइंट ही है मालिक ओके जो 5 आंसर में 2 पॉइंट ही है, 2 पॉइंट में ही काम खत्म करना है। पहला पॉइंट, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल बाय मैनेजमेंट एंड वेदर इन द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर द कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन बाय मैनेजमेंट इज एप्रोप्रिएट। ओके मेरा पहला क्वेश्चन, फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? मैनेजमेंट। ओके क्या मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है एट रीजनेबल इंटरवल? पहला पॉइंट। व्हाट इज रीजनेबल? केस टू केस डिपेंड्स है। ओके मैं आपको ये भी बताता हूं अगर इन्वेंट्री आपकी पेरिशेबल है तो रीजनेबल इंटरवल का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपकी इन्वेंट्री पेरिशेबल नहीं है तो रीजनेबल इंटरवल का गैप लंबा भी रख सकते हैं आप। ओके अब वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं ये ऑडिटर को देखना होगा, यानी मैनेजमेंट ने जो कवरेज किया हुआ है, मैनेजमेंट ने जो प्रोसीजर फॉलो किया, क्या वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं। और अगर मैनेजमेंट ने काम करते वक्त कोई डिस्क्रिपेंसी मिली वो 10% या उससे ज्यादा है तो उसके लिए मैनेजमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, उसको कैसे डील किया है। यानी एग्जांपल लेट टेक एन एग्जांपल जो मेरा कॉमन एग्जांपल होता है ऑडिट में। ओके मेरे को बताओ सीमेंट की फैक्ट्री का ऑडिट कर रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है सीमेंट की फैक्ट्री के कोने में लीकेज हो? आंसर इज यस। वो लीकेज की वजह से सीमेंट की फैक्ट्री में सीमेंट क्या बन गया? पत्थर बन गया मालिक। सीमेंट क्या बन गया मालिक? पत्थर बन गया। अब पॉइंट ये है आप जाके चेक करिए वो सीमेंट ही है पत्थर है, तो मैनेजमेंट ने वेरीफाई किया। अब मेरे को बताओ अगर 10% या उससे ज्यादा चेंज है, देखो अगर 5% ही चेंज किया है, अगर डिस्क्रिपेंसी 5% की आई है तो आपको वो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। 5% की रिपोर्ट तो फिर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट कब करना है? जब 10% या उससे ज्यादा है। ओके ये आपको ध्यान में रखना है। तो 10% या उससे ज्यादा रहा तो क्या आप उसको प्रॉपरली डील कर रहे हो? डील कर रहे हो मतलब मैनेजमेंट ने उसको बरोबर डील किया है क्या? उसका किधर इफेक्ट दिया हुआ है? ओके पीएनएल में इफेक्ट दिया, उसको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में कैसे इफेक्ट किया हुआ है, वो आपको चेक करना जरूरी है। क्या उन्होंने वैल्यूएशन में चेंज किया है? क्या वेटेड एवरेज वैल्यूएशन की वजह से कुछ इफेक्ट दिया हुआ है? वो अमाउंट का इसमें बरोबर इफेक्ट दिया है या लिफो है या फिफो है, या इफेक्ट कैसे दिया है ये चेक करिए। इन्वेंट्री का पॉइंट और अगला पॉइंट मैं ये दोनों साथ में कहता हूं फिर साथ में लिखते हैं। ओके तो इसका मतलब पहला पॉइंट क्या चेक करना है? फिजिकल वेरिफिकेशन। दूसरा पॉइंट ओके वेदर ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ ईयर, पूरे साल में क्या कंपनी है सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स, company has sanctioned working capital limits okay in excess of 5 crore rupees in aggregate from banks or FIs on the basis of security of current assets, and whether the quarterly returns or statement filed by company with such banks and FI are in agreement with the books of accounts of the company, if not given not okay give details। यानी अगर आपको सेकंड क्लॉज समझा तो बहुत पांचट है, ये बैंक के एग्जांपल से आपको ध्यान में आएगा। बैंक जब कंपनी को ओडीज देती है, ओडी ओवरड्राफ्ट देती है, वर्किंग कैपिटल देती है ओके उस टाइम पे ओके लोन अगेंस्ट स्टॉक देती है, लोन्स अगेंस्ट स्टॉक इन्वेंट्री अगर आपको मालूम होगा तो ओके जो लोन अगेंस्ट स्टॉक जिसके अंदर प्रोविजन हमेशा 25% रखा जाता है, 25% और डेटर्स के अंदर 40%। इफ यू रिमेंबर दिस वाज अ प्रोविजन पॉइंट एंड बैंक के कॉन्टेक्स्ट में
तो अब अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो इस केस में अगर 5 करोड़ या उसके ऊपर रहता है ना लोन, तो आपको मालूम होगा ओके, इवन स्टॉक ऑडिट करवाती है बैंक, बैंक भी करवाती है, बैंक की भी जिम्मेदारी है स्टॉक ऑडिट करवाना। पर अगर ये केस है तो बैंक क्या करती है, बैंक ने आज के आपके स्टॉक के ऊपर आपको ओडी दे दिया, वर्किंग कैपिटल दे दिया, लेकिन डोंट यू थिंक स्टॉक में फ्लक्चुएशंस आते हैं? तो अब जब स्टॉक में फ्लक्चुएशंस आते हैं ना, तो कंपनी बैंक को रिटर्न्स भेजती है, क्वार्टरली रिटर्न्स, एक फॉर्मेट जिसके अंदर वो अपने स्टॉक के अपडेट करती है। ओके, अब वो स्टॉक के जो अपडेट किए है, वो स्टॉक के अपडेट और इन्वेंट्री की जो बुक्स है वो कंपैरेटिवली मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच हो जाती है तो मतलब रिटर्न बरोबर भेजे गए थे, लेकिन अगर वो मैच नहीं होती है तो रिटर्न ओके फ्लक्चुएटिंग हो सकता है। लेकिन लोन कितना लिया हुआ रहेगा, तो अपने को ये रिटर्न कंपेयर करना है 5 करोड़ के ऊपर। डीपी स्टेटमेंट, ओके, डीपी स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट है, बट नेवर मतलब वही है, कॉन्टेक्स्ट ऐसा ही है कि बस इसमें आपको ये चेक करना है। पर आपको कब चेक करना है, अगर 5 करोड़ के ऊपर वर्किंग कैपिटल है तो, यानी अगर एक कंपनी ने 1 करोड़ का वर्किंग कैपिटल लिया हुआ है अगेंस्ट द स्टॉक करंट एसेट, क्या ये मुझे चेक करने की जरूरत है? ये क्लॉज, क्या मुझे ये क्लॉज चेक करने की जरूरत है? आंसर इज नो। ओके, ये क्लॉज कब चेक करना होगा, अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट अपनी 5 करोड़ की है, और 5 करोड़ की लिमिट है तो अपने को क्या करना है, जो क्वार्टरली रिटर्न्स अपनी कंपनी ने दिए, किसको, बैंक एंड एफआई को, ओके, वो आप कंपेयर करिए, ओके, किसके साथ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ। ओके, याद है ना, मालूम है अपने पास एक रहता है एग्जामिनिंग कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, वैसे ही कॉन्टेक्स्ट है। तो इसको कंपेयर करिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ, दैट्स इट। ओके, अगर ये नहीं है तो उनके डिटेल दीजिए, दैट्स इट। आपको ऑडिटर को डिटेल देने की भाई कौन सी चीजें कंपेयर करने के बाद मालूम पड़ेगी मैच नहीं हो रही है। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री के अंदर अगर अपन देखा जाए तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट, कुछ ऐसे ही पॉइंट आपको इन्वेंट्री का आ जाता है। इन्वेंट्री का थोड़ा सा पॉइंट मैं इसको इस तरह से ही लेता हूं जो फिजिकल वेरिफिकेशन का है, शायद आपको याद आ जाए फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन ओके मैनेजमेंट ने करना चाहिए, रीजनेबल इंटरवल्स है, ओके, डिस्क्रिपेंसी रही है तो डील किया। अब मेरे को बताओ इसमें खाली डिस्क्रिपेंसी कितने परसेंटेज की रही तो डील कैसे करना था? इधर सिर्फ आपको याद रखना होगा डिस्क्रिपेंसी कितनी है, ओके, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10%। अगर 10% या उससे ज्यादा है तो उसका डील कैसे किया ये देखना है। एंड इसके अलावा इन्वेंट्री में और एक चीज देखनी है, एंड दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री का सेकंड पॉइंट। अगर आपने ओडी लिया है, ओके, ओडी किससे लिया है, बैंक और एफआई से, और ये ओडी कितने का है, 5 करोड़ या उससे ज्यादा। ओके, 5 करोड़ है ना उसमें इंक्लूड, एक सेकंड आई जस्ट मिस आउट, इफ ओडी इज इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़, इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़, सॉरी 5 करोड़ नहीं है, इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़, अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, एक्सेस ऑफ 5 करोड़ है, तो इस केस में जो क्वार्टरली रिटर्न्स आपने बैंक को दिए, क्वार्टरली रिटर्न्स जो आप बैंक को दे रहे हो, ओके, ये क्वार्टरली रिटर्न्स ओके आपको कंपेयर करना है बुक्स ऑफ अकाउंट से, दैट्स इट। ओके, ये आपको ध्यान रखना होगा व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस एलिमेंट। तो आपका ओडी है, ओडी 5 करोड़ के ऊपर है तो क्वार्टरली रिटर्न देखो, इधर डिस्क्रिपेंसी 10% के ज्यादा है, इधर भी मैं आपको बता दूं 10% से ज्यादा डिस्क्रिपेंसी में हाईलाइट करके रख देता हूं। ओके, ये जो मैं आपको वापस बोल रहा हूं, पूरा रिवाइज करते वक्त शिफ्ट ये शीट भी देख लिया, काम खत्म हो जाएगा आपका। ये जो शीट्स बना रहे हैं अपन, ये इसमें ही काम खत्म हो जाना चाहिए बस। ओके, ये काम खत्म हो जाना चाहिए इन्वेंट्री के केस में। ओके, तो आप फिक्स एसेट और इन्वेंट्री मेरे ख्याल से, ओके, ये 3 क्या है मालिक, ये 3 क्या है, ये 3 क्या है, ये 3 क्या है, 3 इज पैराग्राफ। ओके, पैराग्राफ याद रखना, क्लॉज, तो 3 को अपन पैरा बोलते, पैरा। क्लॉज 1 हुआ, क्लॉज 2 हुआ, क्लॉज 3 थोड़ा सा बड़ा है, क्लॉज 3 पे अपन थोड़ा सा टाइम वापस देंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपके 6-7 क्लॉजेस थोड़े से बड़े हैं, बाकी 12-13 क्लॉजेस आपके फट खत्म होने वाले हैं। तो भाई यार थर्ड क्लॉज के ऊपर अपन जाते हैं, थर्ड क्लॉज की बात करते हैं। तो लोन्स, एडवांसेस, गारंटी, सिक्योरिटी गिवन। कंपनी ने अगर किसी को लोन दिया है, एडवांस दिया है, गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है, उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं मालिक, उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, तो अब चर्चा करने की बात करते हैं। तो चर्चा करने की बात में क्या आएगा, वेदर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज मेड इन्वेस्टमेंट्स इन और प्रोवाइडेड एनी गारंटी और सिक्योरिटी और ग्रांटेड एनी लोन्स और एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन। ओके, वेदर इट इज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड टू कंपनीज, फर्म्स, एलएलपी और एनी अदर पार्टी सो। ओके, बहुत सारे पॉइंट्स है इस पॉइंट के अंदर, बहुत सारे पॉइंट्स है इस पॉइंट के अंदर, तो थोड़ा सा आराम से ध्यान रखना, बहुत सारे पॉइंट्स है इस पॉइंट के अंदर। तो सर मैंने क्या किया हुआ है, तो सबसे पहला पॉइंट, ओके, अपन देख रहे हैं क्लॉज 3, ओके, पैरा 3 क्लॉज 3, पैरा 3 क्लॉज 3। ओके, क्या कंपनी ने इस साल में ओके लोन दिया है, गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है, क्या क्या वर्ड है, पहला पॉइंट कंपनी ने ओके लोन दिया है,
ओके, सिक्योरिटी दी है, एडवांस दिया है, गारंटी दी है और इन्वेस्टमेंट किया है। 5 चीजें, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, एडवांसेस या इन्वेस्टमेंट। ओके ठीक है मालिक, ये 5 चीजें की है, ये 5 चीजें की है। इधर तक समझ में आ रहा है? ओके, पहला पॉइंट आराम से जाना। ओके, क्योंकि रटने वाला पॉइंट है। ओके, अब ये सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है और किसको दी है? कंपनी, फर्म्स, एलएलपी और एनी अदर पार्टीज। ओके, यानी यहां पर हो सकता है ये लोन गारंटी दी होगी वो सिक्योर्ड होगी या अनसिक्योर्ड होगी, अनसिक्योर्ड होगी। और इन्होंने ये किसको दी हुई है? सिक्योर्ड है, इन्होंने किसी कंपनी को दी है, किसी ने किसी फर्म को दिया होगा, किसी एलएलपी को दिया होगा, किसी और पार्टी को दिया होगा, तो क्लॉज एप्लीकेबल है, एल्स क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। अगर इस साल में ओके ये कंपनी ने इन 5 चीजों में से कुछ भी किया है तो आप इस क्लॉज को काम करिए, एल्स क्लॉज में काम मत करिए। और अगर आपने लोन ये सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कैसा भी है किसी को भी दिया होगा, पार्टीज आगे ना, पार्टीज आगे तो मतलब इंडिविजुअल को भी दिया होगा, कंपनी ने लोन दिया होगा, कंपनी ने एडवांस दिया होगा, कंपनी ने गारंटी दी होगी, कंपनी ने सिक्योरिटी दी होगी, तो ये क्लॉज को काम करिए। अब क्या क्या है ओके आपको चेक करना है, आराम से जाइए, आराम से जाइए। ए पहला पॉइंट ओके आपको क्या देखना है? वेदर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज प्रोवाइडेड लोन्स और प्रोवाइडेड एडवांटेजेस इन द नेचर ऑफ लोन्स और स्टूड गारंटी और प्रोवाइडेड सिक्योरिटी। ये अपन ऊपर लिख चुके हैं। ओके वैसे ही है। ओके लोन दिया हुआ है, एडवांसेस दिया हुआ है, ओके गारंटी दी हुई है, सिक्योरिटी दी है, एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन दिया हुआ है। ओके टू एनी अदर एंटिटी नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू गिव लोन्स, इफ सो इंडिकेट। मां कसम घाई नहीं। ओके सो यानी पहला पॉइंट क्या बोल रहा है क्लॉज, मैं वापस बोल रहा हूं। ओके थर्ड पॉइंट थोड़ा ओके कंबरसम है। कंबरसम मतलब ऐसा एक एलिमेंट में मल्टीपल चीजें हैं। तो सर पहला पॉइंट क्या बोलता है? ओके पहला पॉइंट सबसे पहले लोन दिया है क्या, एडवांस दिया है क्या, गारंटी दी है क्या, सिक्योरिटी दी है क्या, इन्वेस्टमेंट किया है क्या। ओके तो फिर आपको क्या चेक करना है ये मैं बता रहा हूं। तो पहली चीज आप चेक करिए ओके क्या लोन दिया है, क्या एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन। ओके यानी एडवांस दिया बट इन नेचर ऑफ लोन दिया हुआ है, गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है। ओके टू एनी अदर एंटिटी नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू गिव लोन। मेरे को बताओ क्या एचडीएफसी बैंक का प्रिंसिपल बिजनेस लोन देना है? आंसर इज यस। उसमें ये चेक मत करिए। ओके लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ओके एचडीएफसी बैंक को ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि बैंकिंग कंपनी है। तो सर फिर किसको एप्लीकेबल होगा ऐसे सिनेरियो? ओके फिर ये किसको एप्लीकेबल कब होगा? ओके एनबीएफसी। एनबीएफसी के लिए ये पॉइंट प्रॉब्लम आएगी। तो अगर एनबीएफसी का आप ऑडिट कर रहे हो उस टाइम पे ये क्लॉज देखने की जरूरत नहीं है कि उनका प्रिंसिपल बिजनेस है लोन देना। तो भाई साहब ओके तो आपको ये देखना है। ओके पहला पॉइंट आप ये देखोगे क्या कंपनी ने लोन दिया है, क्या कंपनी ने एडवांसेस इन फॉर्म ऑफ लोन, एडवांसेस इन फॉर्म ऑफ लोन दिया है, इन फॉर्म ऑफ लोन दिया हुआ है। ओके देख लीजिए एडवांसेस इन फॉर्म ऑफ लोन लिखा है, एडवांसेस इन फॉर्म ऑफ लोन दिया है। ओके या गारंटी दी है या सिक्योरिटी दी है, गारंटी दी है या सिक्योरिटी दी है। आत्मा क्लियर है? सिक्योरिटी दी है। ओके एक्सेप्ट कौन सी कंपनी? एक्सेप्ट कंपनी गिविंग बिजनेस लोन, कंपनी हैविंग बिजनेस, कंपनी हैविंग बिजनेस ऑफ गिविंग लोन्स। ओके जिसको एनबीएफसी आप लगा सकते हो मालिक। क्या ये हुआ है? ओके आगे बढ़ते हैं। एग्रीगेट क्या इंडिकेट करना है कारो रिपोर्ट में? कारो रिपोर्ट में क्या इंडिकेट करना है? एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट विथ रिस्पेक्ट टू सच लोन्स एंड एडवांसेस, गारंटी, सिक्योरिटी देयर किसको? टू सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट। ओके यानी ये तीन जन को ओके ये 3 जन को जो अमाउंट दिए हुए आपने उसका एग्रीगेट अमाउंट बताइए, एग्रीगेट अमाउंट बताइए। ओके ड्यूरिंग द पीरियड ऑल्सो और बैलेंस शीट डेट पे। और ये लोन आपने किसको दिया है? ओके आपने लोन दिया है जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी, एसोसिएट्स। उनका डिस्क्लोजर चाहिए मुझे। तो आपको उसका डिस्क्लोजर चाहिए। ओके ये याद रखिए उसका डिस्क्लोजर चाहिए। और उसके अलावा एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट विथ रिस्पेक्ट टू सच लोन्स एंड एडवांसेस और सिक्योरिटी टू पार्टीज अदर देन सब्सिडीज, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स। यानी ओके एग्जैक्टली सेम आंसर लेकिन सेम आंसर ओके लेकिन अदर देन सेम आंसर। ओके बस इतना ही होगा
अदर देन ये तीन, बस इनके डिस्क्लोजर अलग करने हैं आपको, इनके डिस्क्लोजर्स अलग करने हैं, यानी अपने को समझ में आएगा अपने वाले को लोन कितना दिया और दूसरों को लोन कितना दिया। ओके, मैं बोल रहा हूं इन्वेस्टमेंट्स की बात ही नहीं हो रही है ये क्लॉज में, ये पार्ट में इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल क्लॉज में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, पर ओवरऑल क्लॉज बहुत बड़ा है तो उसके ए पार्ट में इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है। तो ए पार्ट में हम लोन्स, ओके, एडवांसेस इन फॉर्म ऑफ लोन्स, गारंटी, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, सब्सिडी को कितना दिया है टोटल में बताइए, पूरे साल में कितनी बार मैक्सिमम कितना दिया होगा, और ईयर एंड पे कितना बचा हुआ है, और किसी और को ओके ड्यूरिंग पीरियड और बैलेंस शीट डेट पे कितना बचा हुआ है। ये पॉइंट आपको खत्म हो जाना चाहिए। भारत माता की जय। झेपा क्या है ये पॉइंट एवरीबॉडी? ओके, यानी ये डिस्क्लोजर है सर, सिर्फ डिस्क्लोजर है। ओके, इसमें दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया तो आप ये ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ डिस्क्लोजर करना है कितना है, कैलकुलेशन करके डिस्क्लोजर करिए, ठीक है मालिक। ओके, अब बी पे जाते हैं, बी पे जाते हैं, बी पे जाते हैं मालिक, बी पे जाते हैं। वेदर इन्वेस्टमेंट मेड, वेदर इन्वेस्टमेंट मेड, एक सेकेंड, whether investment made, guarantee provided, security given, and terms and condition of grant of all loans and advances in nature of loans and guarantee provided are not prejudicial to the company of interest। यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, आपने जो गारंटी दी है, आपने जो सिक्योरिटी दी है, ओके, आपने तीन चीजें, ओके, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, ओके, आपने जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, ओके, या उसके नेचर ऑफ लोन्स दिए हुए, क्या ये प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी नहीं है ना? ओके, तो बस खत्म। ओके, नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, यानी बी में अपने को क्या चेक करना है, नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। ओके, यानी पॉइंट टू बी नोटेड, ये वाला जो पहला वाला आंसर चल रहा है उसके लिए बी वाला क्लॉज, ओके, बी वाला क्लॉज आपको ध्यान में रखना है, नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, ठीक है मालिक। सी, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, नेचर ऑफ लोन्स, वेदर शेड्यूल और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन स्टिपुलेटेड एंड वेदर रीपेमेंट ऑफ रिसीट्स आर रेगुलर और नॉट। ओके, यानी सी में ओके जो लोन है, जो लोन है, ओके, जो एडवांसेस है इन फॉर्म ऑफ लोन, ओके, क्या इनका शेड्यूल रेडी है? ओके, क्या शेड्यूल रेडी है सर? शेड्यूल काय के लिए? रीपेमेंट। ओके, शेड्यूल काय के लिए? रीपेमेंट। रीपेमेंट किसका? रीपेमेंट दो चीज का होता है, एक होता है प्रिंसिपल का रीपेमेंट, ओके, प्रिंसिपल का रीपेमेंट कैसे होगा, और एक होगा इंटरेस्ट का रीपेमेंट, और इन दोनों का रीपेमेंट जो हो रहा है वो रेगुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मेंशन करिए। सर नहीं हो रहा है तो मेंशन करिए, बस बात खत्म। ओके, तो तीसरा पॉइंट, ओके, यानी अगर आप देखोगे मोटा मोटी क्या चल रहा है, पहला ओके सब्सिडरी जॉइंट वेंचर होल्डिंग, सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट को लोन कितना दिया वो बताइए, ओके, उनके अलावा किसी को लोन कितना दिया वो बताइए। दूसरा, ये सारा लोन, एडवांसेस, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, ये सब प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी नहीं है। तीसरा, आपने जो लोन दिया है, क्या लोन का रीपेमेंट शेड्यूल रेडी है क्या आपके पास? क्या वो रीपेमेंट शेड्यूल शेयर किया हुआ है? क्या उसकी वजह से पैसे बरोबर आ रहे हैं? रेगुलर मतलब ऑन ड्यू डेट आ रहा है कि नहीं? रेगुलर मतलब ऑन ड्यू डेट आ रहा है कि नहीं मालिक? एवरीबॉडी क्लियर? इसके बाद इफ अमाउंट इज ओवर ड्यू, यानी ओवर ड्यू मतलब क्या? ड्यू डेट के जिस दिन नहीं आया वो ओवर ड्यू माना जाएगा। स्टेट द टोटल अमाउंट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, यानी एक दिन के ओवर ड्यू में अपन बात नहीं कर रहे, 90 डेज के ऊपर ओवर ड्यू रहा तो अपन लेंगे। और वेदर रीजनेबल स्टेप हैज बीन टेकन फॉर द कंपनी फॉर रिकवरी ऑफ दिस पॉइंट, यानी ओके डी पॉइंट, डी पॉइंट क्या ओवर ड्यू है? ओवर ड्यू कितने दिन से ज्यादा है? ओवर ड्यू कितने दिन से ज्यादा है मालिक? ओवर ड्यू कितने दिन से ज्यादा है? ओके, 90 डेज। सर 90 डेज कहां से है? ये 90 डेज का क्या लॉजिक लिया इन लोग ने? ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज, ओके, नहीं समझ में आ रहा है। 90 डेज से ज्यादा है। एनपीए, अगर आपको बैंकिंग का क्या क्राइटेरिया मालूम होगा तो बैंकिंग में एनपीए का कॉन्टेक्स्ट होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और उसमें 90 डेज का क्राइटेरिया है। बस वो 90 डेज का क्राइटेरिया इन्होंने इधर लिया हुआ है। ओके, अगर ओवरड्यू ऑफ 19 डेज क्राइटेरिया ओवरड्यू हो चुका है, क्या कंपनी ने रीजनेबल स्टेप्स ली है? ओके, रीजनेबल स्टेप्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल स्टेप्स? गुंडे भेजना क्या? क्या गुंडे भेजना जिसको, जिसने पैसे लिए हुए साला गुंडे भेज के गर्दन दबोच के पैसे निकाल के लावे? नहीं, लीगल नोटिस। रीजनेबल स्टेप में लीगल नोटिस होता है मालिक, लीगल नोटिस। ओके, सिक्योरिटी रिलीज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होगा इमीडिएटली, पर लीगल नोटिस भेज दिया तो भी वो रीजनेबल स्टेप्स चालू हो जाएगा। मतलब अपन अगर बात करें 90 डेज के ऊपर ओवरड्यू है, कंपनी तुमने क्या किया? कंपनी बोल रही है देखो हमने नोटिस भेजा है, ओके, नोटिस भेजा है ना, ओके ओके, वी आर सेटिस्फाइड। नोटिस भेजना भी आपका सेटिस्फेक्शन हो गया, इसमें रीजनेबल स्टेप्स लिया है कि नहीं कंपनी ने, ये आपको बताना है। इज दैट पॉइंट क्लियर? जेपा क्या मालिक? ओवरड्यू देगा। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
whether any loan or advances in the nature of loan granted which has fallen due during the year has been renewed or extended or fresh loan has been granted to settle overdues of existing loan given to same parties. ओके अगर ऐसा कुछ किया है तो स्पेसिफाई, उनका नाम वगैरह स्पेसिफाई करिए, एग्रीगेट अमाउंट स्पेसिफाई करिए, कितना आपने ये किया है, ये दिया है, एंड परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट टू द टोटल लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन ड्यूरिंग द पीरियड नॉट एप्लीकेबल टू द कंपनी, जिसका ये पॉइंट रहेगा. यानी आपने क्या करना, अगला पॉइंट, क्या आपने लोन जो आपने दिया उसको रिन्यू किया है क्या? आपने जो लोन दिए थे मालिक, जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए थे इन द नेचर ऑफ लोन, क्या उसको आपने रिन्यू किया, क्या उसको एक्सटेंड किया या उसकी जगह फ्रेश लोन दिया? ओके यानी सामने वाली पार्टी क्या कर रही है, रिन्यू किया या एक्सटेंड किया, ओके या आपने उसको क्या किया, न्यू लोन दिया, फ्रेश लोन दिया, न्यू लोन दिया. ओके यानी सामने वाली पार्टी की औकात नहीं है. ओके फॉर सेटलमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग, फॉर सेटलमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग, सेटलमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग. सर ऐसा किया है क्या, मेरे को बताओ, क्या ऐसा करना पाप है क्या? क्या ऐसा करना पाप है क्या? आंसर इज नो. फॉर सेटलमेंट. ओके अरे होता है यार, अरे किसी सामने वाली पार्टी का भाई अभी धंधा ठप है, कोविड का चल रहा था, तो आपने लोन चेंज किया, रिन्यू किया, एक्सटेंड किया, तो सेटलमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ओके ऑडिटर को इधर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. तो डिस्क्लोजर क्या देना पड़ेगा? एग्रीगेट अमाउंट बताना पड़ेगा. दो चीज का डिस्क्लोजर है. पहला पॉइंट, एग्रीगेट अमाउंट बताइए, कितना लोन दिया, एग्रीगेट बताइए, लोन कितना दिया आपने, रिन्यू किया, और एग्रीगेट ओके परसेंटेज के साथ में बताइए, एग्रीगेट टुवर्ड्स टोटल लोन केस में बताइए, यानी परसेंटेज कितना है जितना आपने रिन्यू किया हुआ है, टोटल लोन केस में बताइए. लेकिन अगेन वापस ये किसको एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्ट ओके ये किसको एप्लीकेबल नहीं है, जो बिजनेस एनबीएफसी को, अगर आपको समझा होगा तो ये वापस एनबीएफसी को एप्लीकेबल नहीं है, एनबीएफसी को निकाल देना है. ओके ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. ओके एक्सेप्ट दिस कंपनी. एंड लास्ट पॉइंट, ओके क्लॉज का सब क्लॉज. ओके लास्ट पॉइंट है, क्या सर कंपनी लोन एंड एडवांसेस नेचर ऑफ लोन आइदर रीपेबल ऑन डिमांड और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड रिपेमेंट. ओके एग्रीगेट लोन परसेंटेज हैज बीन गिवन टू प्रमोटर रिलेटेड पार्टीज. ओके क्या इनको लोन दिया है क्या, क्या इनको लोन दिया है क्या? अगर हाँ ओके डिस्क्लोजर चाहिए. सर ई वाला पॉइंट वापस बता दो, ई वाला पॉइंट. अच्छा मेरे को बताओ, क्या लोन मुझे मिलता है? आंसर इज यस. ओके क्या लोन रीपेमेंट में दिक्कत आती है? आंसर इज यस. ओके अब मेरे को बताओ, लोन रीपेमेंट में दिक्कत आती है तो क्या किया जाता है, मेरे को ये बताओ. ओके कंपनी क्या, बैंक क्या करती है, बैंक जो कर रही है वो कंपनी भी कर रही है, ऐसे ही एज्यूम करो. कंपनी रिन्यू कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है, मेरे को टाइम पीरियड बना सकती है, या न्यू लोन दे सकती है पुराने लोन के अगेंस्ट. ये होता है हमेशा. क्या ये होना गलत बात है? नहीं, सिचुएशन है भाई. लेकिन ये उन कंपनी के लिए होना एकदम आम बात है जो बिजनेस ऑफ लोन देती है, लेकिन बाकी कंपनी के लिए आम बात नहीं है. इसलिए हमको इसके डिस्क्लोजर चाहिए, हमको इसके डिस्क्लोजर. हम नहीं बोल रहे तुमने पाप किया, तो हमको डिस्क्लोजर क्या चाहिए? आपने ये एक्सटेंड किया, न्यू लोन दिया, उसका एग्रीगेट अमाउंट बताइए. आपने कितना लोन एक्सटेंड किया, नया लोन कितना दिया, और हमें परसेंटेज, और मतलब एंड हमें एग्रीगेट टू टोटल लोन, यानी हमें परसेंटेज बताइए, टोटल लोन का कितना परसेंटेज है ओके जो आपने रिन्यू किया, एक्सटेंड किया, न्यू लोन दिया. एग्जांपल ओके सपोज अपने टोटल लोन दिया था 10 करोड़, और 10 करोड़ में से इस साल में हमने रिन्यूअल किया 1.5 करोड़ का, तो इसमें आप यहां पर लिखेंगे 1.5 करोड़ का रिन्यूअल. ये समझ में आया? ओके और यहां पर मैं बताऊंगा 1.5 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़ मतलब कितना परसेंटेज रिन्यूअल है अपना, 15%. आप समझे मालिक? ये डिस्क्लोजर करना है कार्य रिपोर्ट में, ये कार्य रिपोर्ट में डिस्क्लोजर रहेगा. चिंतन भाई लॉजिक समझा मालिक? ये कार्य रिपोर्ट में डिस्क्लोजर रहेगा. ओके मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है. एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ना, एकदम सिंपल आंसर है. क्या आप लोन्स एंड एडवांसेस ये सब किसको दिए? रिलेटेड पार्टी एंड प्रोमोटर्स. अगर ये दिए तो इसके डिस्क्लोजर चाहिए. रिलेटेड पार्टी और प्रोमोटर्स को दिया हुआ है, कितना लोन रिलेटेड पार्टी एंड प्रोमोटर्स को दिया हुआ है ओके ये बताइए, और ये परसेंटेज टू ओके टोटल लोन, वापस सेम सिनेरियो, वो कितना है वो बताइए. ओके तो आपको दो चीज बतानी है, यहां पर भी वापस सेम चीज ऊपर जैसी. ओके क्या एग्रीगेट कितना दिया है लोन इन दोनों को, प्रोमोटर्स और रिलेटेड पार्टी को, और दूसरा पॉइंट एग्रीगेट टू टोटल लोन कितना दिया है. ओके ये आपको अपडेट करना है. ओके तो अगर देखोगे क्लॉज 3, क्लॉज 1, 2, 3 कितना बढ़ा गया, अभी क्लॉज 4, क्लॉज 5 आप देखना फटफट 2 मिनट का काम नहीं होगा. ओके 2 मिनट का काम नहीं, पर ये पॉइंट आप ध्यान रखिए क्लॉज का पॉइंट. ओके ये क्लॉज का सिनारियो सबको याद रखना पड़ेगा. तो लोन थोड़ा सा टेक्निकली बड़ा है. ओके अगर देखेंगे तो लोन के इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड की हुई है. तो पहला पॉइंट, लोन दी है, गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है, एडवांस दिया, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. क्या वो सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, और सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, जो भी है, कंपनी को दिया, फर्म को दिया, एलएलपी को दिया, पर पार्टीज को दिया. पहला
ओके, जॉइंट वेंचर और सब्सिडरीज और एसोसिएट को कितना दिया वो बताइए, और दूसरा कि उनके अलावा किसको दिया। सेकंड, क्या प्रेजुडियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी तो नहीं है ना, वो चेक कर लीजिए। तीसरा, यानी इंटरेस्ट रेट वगैरह, इंटरेस्ट रेट जो मार्केट रेट है वैसे ही चलना चाहिए। तीसरा, लोन जो दिया एडवांस फॉर्म में उसका रीपेमेंट शेड्यूल रेडी है ना, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपेमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके, आप ये चेक करिए। चौथा, अगर ओवर ड्यू 90 डेज से ज्यादा है तो क्या रीजनेबल स्टेप्स लिए, क्या ये चेक करिए। नेक्स्ट, ओके, नहीं पे किया तो क्या हमने उसको रिन्यू किया, क्या रिन्यू किया तो डिस्क्लोजर दीजिए कितना टोटल रिन्यू किया है, और ओके वो टोटल के कंपैरिजन में कितना रिन्यू है, और अगर रिलेट पार्टी को लोन दिया हुआ है तो वो टोटल कितना अमाउंट है, और वो टोटल के कंपैरिजन में कितना अमाउंट है। भारत माता की जय। जेपा मालिक, टेक्निकली देखो अगर डिस्क्लोजर्स कैसे जा रहे हैं, सबसे पहला सब्सिडरी को लोन दिया क्या, ओके, सबसे पहला ओके सब्सिडरी, ये कॉन्टेक्स्ट याद रखिए, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखिए, इनको एंड अदर देन ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्री जुडिशियल तो नहीं है ना, प्री जुडिशियल नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, ओके, शेड्यूल आपके पास रेडी है क्या, शेड्यूल रेडी है क्या, शेड्यूल रेडी है तो रेगुलर होना चाहिए, अगर नहीं है तो ओवरड्यू होगा। ओवरड्यू हुआ तो आप क्या करोगे, आप उसको रिन्यू करोगे, नहीं तो नया लोन दोगे, और ये लोन रिलेटेड पार्टी को दिया तो इसका डिस्क्लोजर है। भारत माता की जय। जेपा मालिक, तो यहां पर 3 क्लॉज खत्म हुए। पहला क्लॉज का नाम क्या था, पहला क्लॉज का नाम क्या था मालिक, पहले क्लॉज का नाम क्या था, पहले क्लॉज का नाम था आपके लिए फिक्स एसेट, दूसरा नाम था आपके लिए इन्वेंट्री, तीसरा नाम है लोन्स। फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, लोन्स, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, लोन्स। बढ़िया। क्लॉज 4, क्लॉज 4 खत्म भी हो जाएगा, 2 मिनट में काम खत्म है, देख लीजिए। ओके, तो लोन्स, आप वापस लोन्स आ रहा है सर, वापस लोन्स आ रहा है। In respect of loans, investments, guarantee, security, whether provision of section 185 and 186 have been complied with. If not, provide the details. यानी in short, अगर मैं बात करूं, okay, clause 4 कहानी खत्म, clause 4 डन मालिक। 3, 4, ओके, क्लॉज 4 खत्म। ओके, क्या आपने सेक्शन 185 और 186 का कंप्लायंस किया क्या, ओके, कंप्लायंस किया क्या, ओके, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो डिस्क्लोजर दीजिए कि कंप्लायंस क्या नहीं किया। अभी आप बोलोगे सर 185 186 क्या है, तो मैं आपको ब्रीफ बता देता हूं यहां पर। ओके सर, एफ पॉइंट में 2 अलग अलग है ना, एक सेकेंड, ओके, ऊपर आंसर है, एफ पॉइंट में 2 अलग अलग है ना, एफ पॉइंट में 2 अलग अलग है। ओके, ओनली विदाउट एनी पीरियड इज गिवन एंड अदर गिवन टू प्रमोटर्स। ओके, नहीं विदाउट एनी पीरियड, अच्छा ये है ना, ओके, ले पीरियड, ओके, अगर वेदर कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन्स और एडवांसेस, नेचर ऑफ लोन्स आइदर रीपेबल ऑन डिमांड और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड्स ऑफ रीपेमेंट, इफ सो स्पेसिफाई द एग्रीमेंट अमाउंट, परसेंटेज, ओके, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन्स। ओके, ये जो पार्टीज को दिया, अच्छा पीरियड का भी आपको चाहिए, लिख दो इधर, ओके, पर पार्टीज का कॉन्टेक्स्ट है। ओके, तो विदाउट एनी पीरियड, विदाउट एनी पीरियड दिया तो उसको आप स्पेसिफाई करिए, विदाउट एनी पीरियड, गॉट द पॉइंट, वो आपको विदाउट एनी पीरियड का पॉइंट ये है, तो वो स्पेसिफाई कर लीजिए उसका एग्रीगेट अमाउंट क्या है, और एग्रीगेट अमाउंट कंपेयर टू टोटल अमाउंट कितना है, रीपेबल ऑन डिमांड। ओके, डिमांड मतलब जब मांगेंगे हम, डिमांड पे मांगेंगे तो वो कॉन्सेप्ट होगा विदाउट एनी पीरियड। ओके, टाइम लाइबिलिटी नहीं है ये, मतलब टाइम लाइबिलिटी जैसा नहीं दिया अपन ने, ओके, डिमांड जैसा दिया हुआ है। ओके सर, तो ये कंटेक्स्ट एडिशनल पॉइंट होगा एफ क्लॉज में। अच्छा, एक पॉइंट मैं मेंशन करना भूल गया, क्या ये आपको पूरा का पूरा लिखना होगा आंसर, ये सारा का सारा नहीं। ओके, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है विथ इंडिविजुअल पॉइंट, यानी एग्जांपल ऐसा हो सकता है, ओके, एक कंपनी है, एक कंपनी ने ओके एक लोन दिया था, वो लोन रिपेबल नहीं हुआ, ओके, और उसको 120 डेज ऊपर चले गए हैं हेरा फेरी लिमिटेड ने, और उस कंपनी ने ओके वो लोन को रिन्यू करवा दिया। ओके, अब मेरे को बताओ क्या क्या आपको कारों में रिपोर्टिंग करना होगा। ओके, तो कारों में रिपोर्टिंग क्या करना होगा। पहला पॉइंट आपको देखना होगा रीजनेबल स्टेप्स ऑफ रिकवरी ली कि नहीं, ओके, क्योंकि ओवरड्यू हुआ, और उसके बाद रिन्यू किया, क्योंकि ये रिन्यू किया हुआ लोन है, तो रिन्यू किया हुआ, रिन्यू क्यों किया ये आपको पूछना नहीं है। अगर रिन्यू किया हुआ है तो रिन्यू का एग्रीगेट वर्सेस टोटल एग्रीगेट वैसा अमाउंट का डिस्क्लोजर चाहिए, परसेंटेज चाहिए, बस ये 2 पॉइंट आपको मेंशन करने हैं। आपको समझ में आया मालिक, ये 2 पॉइंट आपको मेंशन करना है। ओके, और आप बेस मेंशन करना चाहते हो तो बेस तो हमेशा मेंशन कर ही सकते हो, जैसे क्लॉज 3 फोकस ऑन कंपनी गिविंग लोन गारंटी सिक्योरिटी एडवांसेस इन्वेस्टमेंट्स सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड टू कंपनी, एंड ये बेस मेंशन करना चाहते हो तो ये मेंशन करोगे। तो आप स्टार्टिंग में पैराग्राफ ये लिखोगे, फिर आप लिखोगे हेरा फेरी लिमिटेड ने ऐसा लोन दिया था एक को, और उसको 120 डेज के ऊपर ये हो गया है, ओके, और ये सीन है। ओके, तो लास्ट कंक्लूड करोगे, ओके, इसके भाई एज पर अबव प्रोविजन, ओके, एज पर अबव प्रोविजन ऑफ क्लॉज 3, ओके, पैरा 3 क्लॉज 3, ओके, कंपनीज ऑडिटर विल रिपोर्ट इन कारो लाइक दिस।
ओके इतना मेंशन करना है, दैट्स इट। वापस मैं बोल रहा हूं, यहां पर वर्डिंग्स में एज इट इज वर्डिंग्स में मतलब करने की जरूरत नहीं है, आपको उतना करने की जरूरत नहीं है मालिक। ओके आप ध्यान रख लीजिए प्लीज मालिक, ध्यान रखिए। इज दैट पॉइंट क्लियर मालिक? तो तोड़ मालिक ध्यान रहेगा मालिक, परफेक्ट मालिक, बढ़िया। ओके ये होने के बाद अपना क्लॉज आता है थ्री फ्लोर में। तो 4 में क्या हो गया, 2 ही पॉइंट हो गया, 185 186। अब सर ये 185 186 आपको देखोगे तो है नहीं, लेकिन मैं खाली एक ओफू के लिए आपको लिख के रख देता हूं। ओके 185 क्या होता है, प्रोहिबिशन ऑन लोन, प्रोहिबिशन ऑन लोन एंड ओके दूसरा होता है प्रोसीजर फॉर लोन। 186 होता है प्रोसीजर फॉर लोन। किसी को देखना हो तो बैरक से देख सकते हैं प्रोसीजर ऑन लोन, लेकिन मैं आपको जस्ट ये बता दे रहा हूं। मैं खाली एक आपको एक ओके मैं एक चीज खाली आपको ये बता देता हूं। ओके 185 186 में 185 प्रोहिबिशन ऑन लोन, इसका मतलब क्या है, लोन डायरेक्टर्स को नहीं दे सकते, लोन बाई डायरेक्टर के रिलेटिव्स को नहीं दे सकते। ओके आपको ये पॉइंट है, तो ये किसमें लिखा है, अपन डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते 185 में। ओके अभी मैं पूरा डिटेल में जा नहीं रहा 185 186 में। ओके बस ये पॉइंट याद रखना मालिक। बस मैं एक चीज क्या समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो। 185 में क्या बोला, किसको लोन नहीं दे सकते, ओके उसकी लिस्ट होगी। डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते, उसके रिलेटिव को लोन नहीं दे सकते, जिसमें डायरेक्टर के पार्टनर्स इन्वॉल्व है उसको लोन नहीं दे सकते, पार्टनरशिप फर्म मतलब वो वाला पॉइंट है, फर्म को लोन नहीं दे सकते, डायरेक्टर जिसमें इंटरेस्टेड रहेगा उनको लोन नहीं दे सकते। तो मेरे को बताओ एक लिस्ट होगी जिसको लोन नहीं दे सकते। ओके तो मेरे को बताओ लिस्ट किसमें होगी, लोन नहीं दे सकते 185 में। मेरा क्वेश्चन है उनके अलावा सबको लोन दे सकते हैं, उनके अलावा सबको लोन दे सकते हैं, यस। तो वो बाकी सबको जब लोन दोगे, बाकी सबको जब लोन दोगे तो वो किस अमाउंट का देना है, उसका प्रोसीजर क्या है, एसआर पास करेंगे, ओके बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेंगे, यूनानिमस अप्रूवल लेंगे, क्या लेंगे, वो 186 में लिखा है। तो आपको पहले 185 ये लोन देना नहीं है। ओके इन शॉर्ट अगर डायरेक्टर को लोन दिया है, अगर डायरेक्टर को लोन दिया है, डायरेक्टर को अगर डायरेक्टर को लोन दिया है, ओके तो आपका क्लॉज 4 का रिपोर्टिंग आएगा। और अगर लोन देते वक्त प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है, क्लॉज 4 का रिपोर्टिंग आएगा। आई डोंट थिंक झेपा मालिक। हो सकता है सीए फाइनल के लिए, हो सकता है सीए फाइनल के लिए आई एम डिस्कसिंग, सीए फाइनल के लिए हो सकता है, सीए फाइनल के लिए ये डिटेल्ड वर्जन हो। ओके बट कंटेक्स्ट वाइज ये लॉजिक आप ध्यान रखिए। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से झेपा मारी किधर तक, तो 4th खत्म हो गया, 5th क्लॉज पे आ जाइए। मैं बोल रहा हूं फिर 6 7 फटफट क्लोज करो। ओके छोटे छोटे पॉइंट है, क्लोज करो, वापस एक बड़ा आएगा मैं बता दूंगा। 5th इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स, याद है क्या मालिक, डिपॉजिट 73 74 75 76 लॉ में पढ़ते हैं अपन, कंपनी लॉ में इंटरमीडिएट में 76 ए पेनल्टी वाला, परफेक्ट। पर ये पॉइंट थोड़ा सा क्या है, in respect of deposits accepted by company and amounts which are deemed to be deposits, whether directives issued by RBI and the provision of section 73 to 76 and other relevant provision of Companies Act and the rules made thereunder where applicable have been complied with। यानी आपने आरबीआई के डायरेक्टिव्स, अगर आपको मालूम होंगे डिपॉजिट्स कितने पीरियड के लिए ले सकते हैं, अगर आपको याद है कौन से डिपॉजिट्स माने जाते हैं, कौन से डिपॉजिट्स माने नहीं जाते हैं। ओके देयर आर डेफिनेशन गिवन, वो आरबीआई ने दिए हुए डेफिनेशन, मालूम है ना, आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई है। तो वो डायरेक्टिव्स आपने कंप्लाई किए हैं क्या, अगर नहीं किए है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन क्या है, और उस कॉन्ट्रावेंशन के लिए क्या ऑर्डर पास किया है कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या आरबीआई ने या किसी कोर्ट ने या अदर ट्रिब्यूनल ने, और आपने वो कंप्लाई किया है क्या। इन शॉर्ट क्या है, तोड़ इजी आंसर है। ओके क्या आपने 73 टू 76 कंप्लाई किया है क्या, along with आरबीआई डायरेक्टिव्स, along with आरबीआई डायरेक्टिव्स। अगर नहीं तो क्या, ओके सीएलबी का फुल फॉर्म कंपनी लॉ बोर्ड, पुराने वाले क्राइटेरिया। ओके हो सकता है पुराना केस भी चल रहा होगा। ओके एनसीएलटी, ओके आरबीआई या कोर्ट, इन्होंने कुछ ऑर्डर दिया होगा आपको करने के लिए, पेनल्टी वगैरह जो भी है ऑर्डर पास किया होगा, क्या वो ऑर्डर कंप्लाई किया क्या। ओके दैट्स इट। ओके क्लॉज 3-5 खत्म। मेरे को बताओ ऐसी क्लास ऑफ कंपनी क्या डिविडेंड दे सकती है, जिसने ये कंप्लाई नहीं किया हुआ है। ओके डिविडेंड दे सकती है, कार्तिक गड़बड़ मत करना, जिसने कंप्लाई नहीं किया वो डिविडेंड नहीं दे सकती, ऐसा नहीं है, वो डिविडेंड दे सकती है, लेकिन अगर उन्होंने नॉन पेमेंट रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट किया तो डिविडेंड नहीं दे सकती। याद रखना। ओके डिपॉजिट्स का रीपेमेंट नहीं किया, 73 74 का कंप्लायंस नहीं किया, ऐसा नहीं है। 73 74 का कंप्लायंस एग्जांपल, ओके ऐसा भी तो एग्जांपल हो सकता है कि भाई यार कुछ करना था जिसको आपने डिपॉजिट नहीं करना था, डिपॉजिट कर दिया, ये ऐसा सिनेरियो हो सकता है। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना 3-5 में। तो 3-5 छोटा है सर, ये एग्जामिनेशन में वापस कैसे क्वेश्चन आएगा। ओके सर्कुलर बराबर नहीं भेजा। ओके
परफेक्ट, मतलब नियर अबाउट, ये अगर कुछ बरोबर नहीं किया, क्राइटेरिया नहीं किया, तो ये पॉइंट रहेगा। अगला सिनेरियो सेक्शन 148 कंप्लाई वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ओके, स्पेसिफाइड बाय सीजी, ओके, 148(1) के अंदर, ओके, वो बरोबर किया है कि नहीं, एंड वेदर सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैव बीन सो मेड और मेंटेन्ड। ओके, तो अगला पॉइंट क्या है 36 केस में सेक्शन 148, ओके, जो सीजी ने बताया हुआ है उसके हिसाब से कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट नहीं बोला मैंने, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बोला, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है कि नहीं। अच्छा, मेरे को बताओ वापस, जो मैंने आपको सबसे पहला सवाल पूछा था, मैं खाली मैनेजमेंट से पूछूंगा कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन है कि नहीं, या मुझे चेक करना पड़ेगा? मैं खाली मैनेजमेंट से पूछूंगा कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन है कि नहीं, या मुझे जाके चेक करना पड़ेगा? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था। ओके, फिक्स एसेट का डिस्कशन कर रहे थे, बताइए मालिक, बताइए मालिक, बताइए बताइए बताइए। हम जाके चेक करेंगे मालिक, ओके, हम जाके चेक करेंगे, ओके, चेक करना पड़ेगा। अब टेक्निकली सुनिए, जब आप जाके चेक करोगे, थोड़ा सा थॉट पे से लगाओ, ओके, चेक करोगे, अब मेरे को बताओ कॉस्ट, आप समझे, मैं एक बार अगर आपको याद होगा तो मैं बताता था अपने सिलेबस में कॉस्ट ऑडिट क्यों है, इंटर के सिलेबस में कॉस्ट ऑडिट सेक्शन 148 क्यों होता था। तो उसका एक प्राइमरी रीजन ये हो सकता है कि कारों की वजह से आपको शायद ये चेक करना पड़े, पर कॉस्ट ऑडिट नहीं होना चाहिए, फिर कॉस्ट रिकॉर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे मालिक। ओके, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट, बिकॉज आप कारो आप करने वाले हो, इसलिए आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स चेक करना पड़ेगा। ओके, और मैं वापस बोल रहा हूं, कॉस्ट रिकॉर्ड चेक करना है कि नहीं करना है, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है। ओके, ये खाली पूछ के खत्म नहीं होगा। ओके, ये पॉइंट है, तो उनका अकाउंट्स मेंटेन है कि नहीं वो चेक करना चाहिए आपने, दैट्स इट। ओके, अगला पॉइंट 7th वाला पॉइंट, ओके, 3 और 7th वाला पॉइंट, 3 और 7th वाला पॉइंट। ओके, अब यहां पर 7th वाले पॉइंट में अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? ओके, सर पैरा 3 कि हर क्लॉज के लिए हमें इफ कंप्लाइड एंड नॉट कंप्लाइड दोनों टाइम हमें कारो रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है। आंसर इज यस, आपका कारो रिपोर्ट का डिस्क्लोजर है ये। ओके, कंप्लाइड किया है तो पॉजिटिव आंसर, कंप्लाइड नहीं किया तो कौन सा आंसर? क्वालिफाइड आंसर। और अगर क्वालिफाइड आंसर आप दे रहे हो, ओके, पैरा 4 में लिखा है, उसका रीजन देना जरूरी है। आपको आंसर सबके देने हैं, आपको आंसर सबके देने हैं। इसलिए तो मैंने बोला, अगर क्वेश्चन आपको पूछता हूं एग्जामिनेशन में कि भाई मैंने सब कुछ कंप्लाई किया, तो भी क्या कारो रिपोर्ट में एप्लीकेबल होगा? यस, कारो रिपोर्ट में डिस्क्लोजर होगा और आपको डिस्क्लोजर लिखना होगा। कंप्लाई नहीं किया तो भी डिस्क्लोजर है, पर कंप्लाई किया फिर भी डिस्क्लोजर है। डिस्क्लोजर कारो में हा या नाम है, जैसे चेकलिस्ट, मैंने इसलिए चेकलिस्ट वर्ड यूज किया, वैसे चेकलिस्ट नहीं है, लेकिन चेकलिस्ट जैसे ही कॉन्सेप्ट हो रहा है ना ये। ओके, हमें हाँ ना मतलब लिखना पड़ेगा, और अगर ना लिख रहे हैं तो हमको रीजन देना पड़ेगा पैरा 4 के हिसाब से। दैट्स इट, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर वर्क्स। ओके, 7th में स्टैट्यूटरी ड्यूज है, 7th में क्या है बेटा? स्टैट्यूटरी ड्यूज। ओके, वेदर कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, ओके, इंक्लूडिंग जीएसटी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, एक्साइज, वैल्यू एडेड टैक्स, सेस एंड एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज टू एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। ओके, यानी भाई आप रेगुलर हो, ओके, जो भी अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है, क्या वो रेगुलर पेमेंट के लिए आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को हो? इफ नॉट, ओके, एक्सटेंट ऑफ एरियाज आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज, ओके, ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंसर्न फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट दे बिकम पेएबल शैल बी इंडिकेटेड। तो आप पहले बताओगे रेगुलर हो कि नहीं हो इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। अगर नहीं हो तो लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट में, ओके, आप बताइए ग्रेटर देन 6 months वाले स्टैट्यूटरी ड्यू कितने हैं? यानी 6 महीने हो गए ड्यू होके, लेकिन अपन ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, मोर देन 6 months। वापस बोल रहा हूं, कौन से वाले? अनडिस्प्यूटेड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनडिस्प्यूटेड, समझ में आ रहा है? अगर इनकम टैक्स अपन से कुछ मांग रहा है, ओके, अनडिस्प्यूटेड मतलब अपन ने जो कैलकुलेट दिया और अपन उसको ही पे नहीं कर रहे हैं, इनकम टैक्स अपने से कुछ डिमांड कर रहा है, हो सकता है वो डिस्प्यूटेड होगा। लेकिन डिस्प्यूटेड कैसे होगा, मेरे को बताओ, डिस्प्यूट कैसे होगा? आपको ये समझ आ रही है डिस्प्यूट कब होता है? जब इनकम टैक्स मुझसे डिमांड करता है, मैं उसके अगेंस्ट अपील फाइल करता हूं, तो वो डिस्प्यूटेड माना जाता है। अगर इनकम टैक्स डिमांड करता है और मैं अपील फाइल नहीं करता, इसका मतलब वो अनडिस्प्यूटेड ही है ना। तो अपील फाइल करने जितना टाइम जब तक है ना, तब तक वो डिस्प्यूटेड रह सकता है, लेकिन अपील फाइल करने का टाइम निकल गया और हमने अपील नहीं फाइल किया, तो वो अनडिस्प्यूटेड बन जाएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर मालिक? ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ओके, अनडिस्प्यूटेड। सेकेंड पॉइंट, ओके, बस लास्ट पॉइंट खत्म। वेदर स्टैट्यूटरी ड्यूज रिफर्ड इन क्लॉज ए हैव बीन डिपॉजिटेड ऑन द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट, ओके, between the amounts involved and the forum where deposits is pending shall be mentioned. Okay, mere representation to the concerned department shall not be treated as dispute. जो मैंने आपको बताया अपील, यूजुअली जब अपील करते हो ना, तो जितना अमाउंट डिस्प्यूटेड होता है ना, उतना उस कोर्ट में, ओके, वहां पर डिपॉजिट करने बोला जाता है।
ओके आपने देखा होगा ओके बहुत सारे एक्ट में, इवन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जब पढ़ते हो आप इंटरमीडिएट में, तो आप देखते हो कि वहां पर अगर चेक अगर बरोबर क्लियर नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, तो अपन को एक अमाउंट, जो अमाउंट है वो उसको सबमिट करना पड़ता है कोर्ट को, फिर वो कोर्ट ऑर्डर पास करती है। ओके ये कंटेक्स्ट होता है व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट। स्टैट्यूटरी ड्यूज दो ही चीजें हैं। ओके तो स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या हम रेगुलर है पेमेंट करने में, और स्टैट्यूटरी ड्यूज के नाम आपने पूरे याद रखने हैं, रटने हैं, वो रट लेने के, सेल्स टैक्स, जीएसटी, ओके इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड, ओके एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, उसके अलावा वैल्यू एडेड टैक्स। ओके ये 6-7 नाम याद रख लीजिए और बाकी आगे एक्स्ट्रा लिखिए। स्टैट्यूटरी ड्यूज पे करने में हम रेगुलर है क्या, हम रेगुलरली पे कर रहे हैं क्या, अगर इफ नो इफ नॉट ओके कितना 6 मंथ्स के ऊपर कितने वाले ओके कितना महीने 6 मंथ्स के ऊपर वाले कितना पेमेंट बाकी है एज ऑन बैलेंस शीट डेट, ये आपको मेंशन करना होगा। ओके लेकिन याद रखना ये स्टैट्यूटरी ड्यूज अनडिस्प्यूटेड है। ओके दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं, स्टैट्यूटरी ड्यूज कौन सा वाला, डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड है। ओके वो डिस्प्यूटेड क्या, हमने कुछ अमाउंट डिपॉजिट्स किया है क्या, डिपॉजिट कुछ अथॉरिटी के पास किया है क्या, ओके अथॉरिटी के पास किया, वो अमाउंट कितना है जितना डिपॉजिट अपन ने अथॉरिटी के पास किया है, ये आपको रखना है, बात खत्म, दैट्स इट। ओके ये दो कहानी खत्म हो जाती है 3-7 की, 3-7 कहानी खत्म, 3-7 की कहानी खत्म। भारत माता की जय, एवरीबॉडी क्लियर मालिक, 3-7 कहानी खत्म। 3-7 में दो ही चीज करनी है, जो अनडिस्प्यूटेड अमाउंट है हम वो पे कर रहे हैं क्या, और 6 महीने के ऊपर कोई पेमेंट बाकी है तो उसका डिस्क्लोजर दीजिए, और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका डिपॉजिट हमने कोई अथॉरिटी के पास दिया हुआ है क्या, अथॉरिटी के पास कितना अमाउंट दिया उसके बारे में डिस्क्लोजर दीजिए, डिस्क्लोजर देना बाकी कुछ नहीं है। ओके सर अगर मेरा कोई 6 महीने के ऊपर डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड अमाउंट कोई पेमेंट का बाकी नहीं है तो क्या डिस्क्लोजर देना है, यस हमें लिखना है कंपनी का कोई भी अमाउंट जो अनडिस्प्यूटेड है ओके वो पेमेंट का लिए बाकी नहीं है एज ऑन बैलेंस शीट डेट। ओके सर मेरे को एक चीज बताइए, एज ऑन बैलेंस शीट डेट 2 महीना ओके ओवरड्यू हो गया था, मेरे को जनवरी में पे करना था लेकिन मैंने मार्च में पे नहीं किया, 31 मार्च को 2 महीना ही ओवरड्यू हुआ था, क्या इसका डिस्क्लोजर चाहिए, क्या इसको डिस्क्लोजर चाहिए, नहीं। डिस्क्लोजर कब चाहिए, 6 महीने के ऊपर रहा तो ओके तो ये माना जाएगा अभी तक पेमेंट के लिए, तो मोर देन 6 मंथ है तो तब तक मोर देन 6 मंथ के लिए लोग है ना ओवरड्यू जैसा नहीं मानते, बोलते ठीक है यार 6 महीना पॉइंट है, 6 महीने का प्रोसेस होता है, वो कॉन्टेक्स्ट है। ओके तो तब तक कारों में रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है, पर कालों में तब तक रिपोर्टिंग क्या होगी, ओके पेमेंट हो चुके हैं, पेमेंट हो चुके हैं, ओके पेमेंट हो चुके हैं, डिस्क्लोजर खाली उसी पॉइंट का चाहिए। 3-8 वापस छोटा सा पॉइंट है, 3-8 को खत्म कर लीजिए। 3-8 whether any transaction not recorded in books of accounts have been surrendered or disclosed as income during the income tax assessment under income tax act, if so whether previously unrecorded income has been properly recorded in books of accounts। अगर आपको मालूम है जैसे बेनामी प्रॉपर्टी होती है ओके ऐसा कोई इनकम जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया और आप बाद में डिस्क्लोज करते हो, ओके ये कौन सा असेसमेंट होता है इनकम टैक्स में, ओके 115 BBE, ओके परफेक्ट, ये तो मेरे को मालूम नहीं होगा टैक्स का, तो अपन तो देखो काजी आ गई। ओके इसको कौन सा बोलते हैं, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, इन अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अनडिस्क्लोज्ड इनकम क्या हमने डिस्क्लोज किया प्रॉपरली और डेल्ट किया क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाल दिया क्या, ओके अनडिस्क्लोज इनकम हमने डिस्क्लोज किया और प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाल दिया क्या, आत्मा क्लियर, ओके दैट्स इट। ओके भारत माता की जय, तोड़मैन। ओके तो 3-8 ओके ये पॉइंट पे अपनी कहानी खत्म हो जाती है। ओके अब 3-9 ओके अपने पास बड़ा आ जाता है, अब 2-3 चीजें और छोटी सी मची हुई है, उसके बाद वापस अपना कहानी पांचर वाली चीजें चालू हो जाएगी। ओके तो एक बार मैं बता दूं सर क्या क्या कवर किया हमने, सबसे पहले कवर किया था अगर आपको याद है फिक्स एसेट कवर किया, उसके बाद अपन ने कवर किया था ओके फिक्स एसेट कवर किया था, सेकंड पॉइंट इन्वेंट्री कवर की, तीसरा पॉइंट लोन्स कवर किए, ओके चौथा पॉइंट अपन ने कवर किया 185-186 जो कि लोन्स का ही है, तो थर्ड एंड फोर्थ लोन्स, खाली फोर्थ में अपन सेक्शन 185-186 देखते हैं, इधर पॉइंट क्लियर, तो चौथा काम खत्म हुआ। पांचवा सिनेरियो ओके अपन देख रहे हैं डिपॉजिट्स, तो याद रख फिक्स एसेट्स इन्वेंट्री लोन्स डिपॉजिट्स, फिक्स एसेट्स इन्वेंट्री लोन डिपॉजिट्स, उसके बाद आता है 148 कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट मत बोलना, कॉस्ट रिकॉर्ड्स का है, उसके बाद ओके स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड उसके अलावा ओके जो अपन ने देखा हुआ है, जो स्टैट्यूटरी ड्यूज के बाद अपन ने जो देखा हुआ है अनडिस्क्लोज इनकम, ये 8 पॉइंट अभी तक के लिस्ट में आ गया मालिक। ओके 3-7 में ओके अगर अच्छा 3-7 का एक पॉइंट मैं खाली आपको वापस रिपीट कर दूं, ओके 3-7 में ओके वन पार्ट में मुझे ये कब डिस्क्लोज करना है,
ओके अगर मैं अनडिस्प्यूटेड अमाउंट है, इफ नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ द एरियाज आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज एज ऑन लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंसर्न्ड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट दे बिकम पेएबल शैल बी इंडिकेटेड। यानी एग्जांपल 31 मार्च को कोई भी अनडिस्प्यूटेड अमाउंट 6 महीने से ज्यादा ओके ड्यू था और अभी तक हमने पे नहीं किया, उसी का डिस्क्लोजर, वो अमाउंट को डिस्क्लोज करना है आपको, तब तक डिस्क्लोजर नहीं चाहिए। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये समझ करो। यानी पॉइंट बी नोटेड, अगर मेरा कोई ड्यू था, मेरे को ड्यू आया, जीएसटी भरने को आया फरवरी में और मैंने जीएसटी फरवरी में नहीं भरा, तो 31 मार्च में 2 ही महीने ड्यू में होते हैं, ओवर ड्यू। ओके यहां पर ये लोग बोलते हैं 6 महीने के ऊपर हुआ तो डिस्क्लोजर चाहिए, 6 महीने के ऊपर हुआ नहीं तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। तब तक आप बोलोगे अनडिस्प्यूटेड अमाउंट पे किए जा रहे टाइम पे। समझ में आया? वो अमाउंट आपको जब डिस्क्लोज करना है तो आपको ओके तो एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कब डिस्क्लोज करना है? एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कब डिस्क्लोज करना है? एक्सटेंट ऑफ अमाउंट, कितना एक्सटेंट ऑफ एरियाज है, ओके अमाउंट कितना ड्यू है, वो सिर्फ 6 महीने के ऊपर हुआ, मोर देन 6 months हुआ तो ही आपको वो डिस्क्लोजर करना है। अमाउंट, एक्सटेंट ऑफ डिस्क्लोजर, एक्सटेंट ऑफ अमाउंट। बाकी आपको अमाउंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस आप खाली डिस्क्लोजर दे दीजिए। ओके अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में अब यहां पर ओके 9th and 10th, ये थोड़ा सा याद रखना, डिफरेंट कॉन्सेप्ट में जाता है। 9th and 10th, पहले 9th को क्लोज करते हैं जहां पर कंपनी ने लोन लिया, तो 9th और 10th को आप ऐसे याद रखना। ओके अभी तक 8 पॉइंट कैसे याद रखे आपने? फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, उसके बाद लोन, उसके बाद लोन, उसके बाद डिपॉजिट्स, उसके बाद कॉस्ट रिकॉर्ड याद रखो, उसके बाद स्टैट्यूटरी ड्यू। कॉस्ट रिकॉर्ड आया तो टैक्स भरना पड़ेगा, कॉस्ट आया तो टैक्स भरना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आपका कुछ अनडिस्क्लोज इनकम है, इसके बाद पैसे लिए और वापस पैसे लिए। ओके 9th में जो पैसे लिए वो आपने लोन करके लिए, और 10th में जो पैसे लिए वो आईपीओ एफपीओ से लिए। तो आपने जिस पर्पस के लिए, अब देखना, लोन जिस पर्पस के लिए लिया वो उस पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, और लोन का रिपेमेंट बराबर होना चाहिए, यही इधर डिस्क्लोजर होंगे। और आईपीओ एफपीओ जिस पर्पस के लिए लिया उस पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, और अगर पर्पस चेंज कर रहे हो तो आपको याद होगा ओके एसआर वैसआर वो पास करना, खत्म। तो 9th और 10th की कहानी यही है। तो 9th में क्या बोला हुआ है? ओके 9th and 10th, तो 10 तक तो आपको रट जाना चाहिए मालिक, 10 तक तो रट जाना चाहिए, 10 तक आंसर बहुत आसान है। ओके वेदर कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन, और कोई, मैं आपको वापस बता रहा हूं, कोई शॉर्टकट बनाने की जरूरत नहीं है, फालतू टाइम पास करोगे शॉर्टकट बना के, वो 10 चीज याद रखोगे, फिर 10 चीज को 10 से याद रखोगे आप, और 5 मिनट दो, इसको सिर्फ याद रखो, इसका फ्लो याद रखो, आपको पूरा याद आएगा। 10 वापस मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। फिक्स एसेट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, फिक्स एसेट इन्वेंट्री खत्म। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ? फिक्स एसेट के बाद लोन और लोन। ओके लोन थर्ड में क्या था? लोन किसको किसको दिया, और फोर्थ में लोन के कंप्लायंसेस किए, क्या खत्म। अब लोन हो गया तो डिपॉजिट्स, क्योंकि आपने पैसे, डिपॉजिट का पॉइंट है, डिपॉजिट्स हुआ, आत्मा क्लियर है। डिपॉजिट के बाद आपने क्या किया? कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अब कॉस्ट रिकॉर्ड दिया मतलब फैक्ट्री होगी आपकी, अगर फैक्ट्री होगी तो आपको यार टैक्स तो भरना पड़ेगा, स्टैट्यूटरी ड्यूज, और स्टैट्यूटरी ड्यूज हुआ तो आपका कोई ऐसा इनकम हो सकता है आपने डिस्क्लोज नहीं किया होगा। ओके तो इनकम, अनडिस्क्लोज इनकम, ओके वो हो गया। अब इसके बाद आपने पैसे लिए, लोन लिया, ओके दिया, आईपीओ एफपीओ लिया। 10 पॉइंट तो वैसे याद रह जाता ना मालिक, 10 पॉइंट का लॉजिक याद रख लेना। अब लिख लेना, कंपनी ने डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन और अदर बोरिंग्स अनपेएबल ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन to any lender if any for the period, okay, amount of default to be reported in the format, okay, name of borrowing and debt securities, name of lender wise details is to be provided in case of default of bank, okay, financial institution and government, amount कितना बाकी है, प्रिंसिपल कितना बाकी है, नंबर ऑफ डेज, ओके 3 मार्क्स। यानी आपने जितना लोन दिया है, अगर आपने प्रिंसिपल पे करने में डिफॉल्ट किया, ओके दिया आपने, उसके इंटरेस्ट पे करने में डिफॉल्ट किया, तो आपको ओके आपको डिस्क्लोजर देना होगा। और आप याद रखना, अगर बैंक है, एफआई है और गवर्नमेंट है तो उसका डिस्क्लोजर लेंडर वाइज चाहिए, किसको किसको आपने डिफॉल्ट किया है। लेकिन मेरे को बताओ, डिबेंचर भी तो लोन के फॉर्मेट में है, डिबेंचर भी लोन के फॉर्मेट में है कि नहीं है? डिबेंचर भी लोन के फॉर्मेट में। ओके अब मेरे को बताओ, डिबेंचर होल्डर की पूरी लिस्ट देंगे क्या आप लोग? नहीं, इसीलिए इन लोग ने डिटेल दिया है, तो डिबेंचर होल्डर का पूरा लिस्ट नहीं आएगा। लेंडर वाइज डिटेल इज रिक्वायर्ड ओनली इन दिस 3 केस, लेंडर वाइज डिटेल इज रिक्वायर्ड ओनली इन दिस 3 केस। ओके डिबेंचर होल्डर में लेंडर वाइज डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। भारत माता की जय, झेपा के मालिक, लॉजिक झेपा। अच्छा अब मेरे को बताओ कारो की एप्लीकेबिलिटी, कल अपन ने पढ़ा था कारो की एप्लीकेबिलिटी में। ओके मेरे को बताओ, जब अपन लोन का 1 करोड़ देखते हैं प्राइवेट कंपनी में, हम कौन से लोन देखते हैं? लोन गिवन बाय होम? बैंक एंड एफआई। यहां पर याद रखना, जब रिपोर्टिंग करते तो लोन फ्रॉम बैंक एंड एफआई नहीं देख रहे, लोन जिसने भी दिया होगा, ओके बैंक ने दिया होगा, एफआई ने दिया होगा, गवर्नमेंट ने दिया होगा, डिबेंचर, सबका डिस्क्लोजर चाहिए अगर डिफॉल्ट किया है तो। यानी जब खाली प्राइवेट कंपनी की बात करो, प्राइवेट कंपनी की एप्लीकेबिलिटी कल का याद है ना, उसकी एप्लीकेबिलिटी के कैलकुलेशन में अपन लोन नहीं लेते, ओके लोन, दूसरे लोन नहीं लेते, इधर सब लोन का डिस्कशन आ रहा है। ओके ये पॉइंट ध्यान रखिए।
उसके बाद वेदर कंपनी इज डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर, यानी बैंक मालूम ना, बैंक बोलती है ओके मालूम भगोड़ा भगोड़ा, क्या कंपनी को भगोड़ा कगार दिया हुआ है क्या? ओके ये देखिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी लेंडर ने, वेदर टर्म्स ऑफ लोन वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच लोन वर ऑब्टेन्ड, तो टर्म लोन्स आपने जो मिले हुए, टर्म लोन जो आपको मिले हुए आपने उसी पर्पस के लिए यूज किया है क्या? और अगर कोई दूसरे पर्पस के लिए यूज किया है तो वो क्या है? ओके अगर अमाउंट ऑफ लोन इज डाइवर्टेड, द पर्पस कौन सा यूज किया फिर? Whether fund raised on short term basis has been utilized for the long term purpose, okay, and if yes the nature, okay, यानी शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया था, साला लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया क्या तुमने? ओके वो नहीं करना चाहिए। तो टर्म लोन का अगला पॉइंट था, whether company has taken any funds from entity or person on account or to meet the obligation of its subsidiary, associate or joint venture, if so details बताइए। यानी सब्सिडरी को पेमेंट करना था, एसोसिएट को करना था, जॉइंट वेंचर को करना था, इस चक्कर में हमने लोन लिया, ओके हमने लोन उठाया उनको पेमेंट करने के लिए, ओके तो उसकी डिटेल्स चाहिए। और अगर देखोगे 143 में भी ये ऑलमोस्ट पॉइंट सिमिलर है। वेदर द कंपनी हैज रेज्ड लोन ड्यूरिंग द ईयर on pledge of securities, okay, held in its subsidiaries, joint venture or associate company, if so give details thereof and also report if company has defaulted in repayment of such loan। खत्म हो गया लोन की कहानी, ओके लोन का। इसके बाद है आईपीओ, बट लोन की कहानी में क्या क्या पॉइंट है, ओके और ये क्लॉज नंबर है 939 का। पहले पॉइंट है क्या आपने डिफॉल्ट किया, पहला पॉइंट क्या आपने डिफॉल्ट किया इन रीपेमेंट ऑफ लोन, ओके रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट, ओके तो आप डिस्क्लोजर दीजिए, डिस्क्लोजर करिए और डिस्क्लोजर लेंडर वाइज चाहिए, कौन से केस में भाई? लेंडर वाइज डिस्क्लोजर किस में चाहिए? लेंडर वाइज डिस्क्लोजर हमें चाहिए बैंक में, एफआई में, गवर्नमेंट में। नो लेंडर वाइज किस में? डिबेंचर होल्डर में। आत्मा क्लियर? मेरे ख्याल से ये पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा सिनारियो, ओके आपको ये बोला गया है, ओके आपने जो पहला वाला तो लॉजिक क्लियर रख देना, सेकंड वाला पॉइंट है क्या आपको भगोड़ा घोषित किया है क्या, विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है क्या? ओके तो ये बताइए कौन से बैंक ने आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है? तीसरा, विलफुल डिफॉल्टर जब होता है जब बैंक में पैसे होते हैं और पेमेंट नहीं करती है। ओके तीसरा सिनेरियो, क्या आपने टर्म लोन लिया हुआ है और टर्म लोन जब लिया होगा तो टर्म लोन का कोई पर्पस होगा, आपने वो पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज किया गया, तो टर्म लोन का पर्पस चेंज किया है तो उसका कौन सा पर्पस चेंज किया है उसको रिपोर्ट करिए, कौन सा पर्पस चेंज किया है वो रिपोर्ट करिए। उसके अलावा अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया है, यानी अगर याद है शॉर्ट टर्म लोन अपन ओडी लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन लिया है क्या वो आपने लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया है क्या, लॉन्ग टर्म यूज किया है क्या? डिस्क्लोजर रिपोर्ट डिस्क्लोज करिए, डिस्क्लोजर करिए। ओके शॉर्ट टर्म लोन का ये पॉइंट समझ में आया, शॉर्ट टर्म का बेसिस है। उसके अलावा ओके क्या आपने लोन देना था, ओके ऑब्लिगेशन लेते, लोन नहीं लेते, ऑब्लिगेशन क्या वर्ड यूज किया है? वेदर कंपनी हैज टेकन एनी फंड्स ऑफ एंटिटी टू मीट ऑब्लिगेशंस किसका? ऑब्लिगेशन जॉइंट वेंचर है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, और इनके ऑब्लिगेशंस के लिए क्या आपने लोन लिया, ओके लोन टेकन टू मीट द ऑब्लिगेशन। एंड लास्ट पॉइंट, आपने जब लोन लिया क्या आपने प्लेज रखे सर, क्या ओके प्लेज एसेट्स ऑफ जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी, एसोसिएट, एंड इसमें क्या आपने डिफॉल्ट किया क्या? ओके जॉइंट वेंचर इनके प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज एसेट नहीं है, सिक्योरिटीज इनके प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज, इनकी सिक्योरिटीज जो आपका इन्वेस्टमेंट है क्या इनकी सिक्योरिटीज को प्लेज पे रखा क्या? सिक्योरिटीज ऑफ जॉइंट वेंचर, सब्सिडरीज, एसोसिएट। ओके तो ये है, तो उनकी डिटेल चाहिए, ये रहेंगे। सर अगर मैंने आपसे लोन लिया है एंड फिर रिपेमेंट में डिफॉल्ट किया तो भी डिस्क्लोज नहीं करना है प्लेज ना नेम ऑफ लेंडर? देखिए ओके जब यहां पर कारण रिपोर्ट किया तो यहां पर इन लोग ने ये बोला कि आपने अगर लोन लिया है, पेमेंट किया है, तो लोन जिससे भी लिया होगा तो आपको डिस्क्लोज करना होगा डिफॉल्ट। लेकिन फॉर्मेट देते वक्त ये लोग ने क्या बोला, फॉर्मेट देते वक्त जब इन्होंने कारण ने फॉर्मेट दिया तो लेंडर वाइज डिटेल प्रोवाइडेड इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ बैंक, एफआई एंड गवर्नमेंट। ओके यानी अगर इंडिविजुअल, अगर याद है आपको कल विनोद रेड्डी से लोन लिया है तो ये भी इधर डिस्कशन में नहीं आया।
ओके यानी अगर आप 3 लोन, ओके लेकिन इसमें डिबेंचर होल्डर का डिस्कशन में आता है, डिबेंचर होल्डर आता है तो उन्होंने ओके क्लैरिफिकेशन दिया था कि डिबेंचर होल्डर भी आएगा, डिबेंचर होल्डर में डिफॉल्ट किया है, बस डिबेंचर होल्डर के लिस्ट वाइज डिटेल नहीं दी जाएगी। ओके तो ये पॉइंट है, अगर आपने इंडिविजुअल लोन लिया तो यहां पर वो पॉइंट एरा नहीं आएगा जहां पर अपन इंडिविजुअल से लोन लेते हैं, अनलेस अनटिल, क्योंकि डिस्क्लोजर में नहीं है, डिबेंचर होल्डर का गाइडलाइंस में दिया हुआ है इन्होंने, इसलिए अपन ने उसको इंक्लूड किया हुआ है। तो लोन की बात करते हैं। ओके अब लोन की जगह और एक पैसा आने का तरीका आईपीओ एफपीओ। अब मेरे को बताओ आईपीओ से जो पैसा आएगा वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए होना चाहिए जो प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा ओके लॉ में। तो अगला पॉइंट यही है 10th वाला क्लॉज, वेदर मनी रेज्ड बाय आईपीओ और एफपीओ ड्यूरिंग द ईयर वेर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर दोज विच हैज बीन रेज्ड, इफ नॉट डिटेल्स टुगेदर विद डिले और डिफॉल्ट ऑफ सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन एज मे बी एप्लीकेबल। बता दीजिए कौन से दूसरे पर्पस के लिए यूज किया है। एंड शायद आपको याद होगा प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं बोल रहा हूं, प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट और प्राइवेट प्लेसमेंट के साथ और एक वर्ड था, इफ यू रिमेंबर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अगर एग्जांपल याद होगा तो अपन ऐसा भी करते हैं कि मैं आपसे लोन लेता हूं और लोन की जगह मैं आपको शेयर इशू कर देता हूं। ओके तो क्या कंपनी ने, whether company has made any preferential allotment or private placement section 42 वाला of shares or convertible debentures okay during the year, only of shares or convertible debentures, non convertible debentures का अगर किया होगा तो इधर डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। okay if so whether the requirement of section 42 and 62 has been complied, okay उधर का complied and fund raised have been used for the purpose only जिसके लिए रेज किया हुआ है, that's it। अगर नॉन कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस, that's it। okay खत्म, आईपीओ एफपीओ क्लोज ओवर। ओके तो कहानी खत्म करो। ओके 310 ओके क्या करना है 310 में। ओके आपका 2 पॉइंट है। ओके एक है पब्लिक इशू, अगर पब्लिक इशू है तो मेरे को बताओ क्या इशू किया होगा आपने। ओके आईपीओ या एफपीओ प्रोस्पेक्टस होगा। ओके और जो आपने पैसा यूज किया, फंड रेज किया, क्या फंड उसी पर्पस के लिए यूज किया जिसके लिए ओके आपने रेज किया, और अगर वायलेशन हुआ, वायलेशन मतलब कुछ डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया, तो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया तो क्या उसका रेक्टिफिकेशन हुआ है, क्या उसका डिस्क्लोजर चाहिए। रेक्टिफिकेशन सर रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं फंड्स। अगर आपको याद होगा सेक्शन 27 ओके वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, अगर आपको याद है सेक्शन 27 कंपनीज एक्ट का है, जहां पर हम प्रोस्पेक्टस में जो भी ऑब्जेक्ट के लिए पैसा लेते हैं उसको हम वेरिएशन में लेके ओके उस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। दैट्स बीन गिवन। ओके वो किया हुआ है। और दूसरा पॉइंट है प्राइवेट प्लेसमेंट ओके और दूसरा पॉइंट होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको 2 सेक्शन के कंप्लायंस करने हैं। ओके सेक्शन 42 सेक्शन 62। ओके और 62 की बात करें तो 62(1)(c मोर प्रिसाइजली 62(1)(c 62(1)(a इज बेसिकली राइट इशू, 62(1)(b इज बेसिकली ESOP एंड 62(1)(c इज बेसिकली प्रेफरेंशियल पेमेंट। ओके ये प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल पेमेंट के लिए अलॉटमेंट के लिए क्या उसी पर्पस के लिए यूज किया है, क्या ये आपको डिस्क्लोज करना है। इफ नॉट ओके डिस्क्लोज। खत्म हो गया आपका 310 भी। ओके तो मेरे को बताओ 39 और 310 किस पर्पस के लिए गया, 39 और 310 किस पर्पस के लिए गया, 39 और 310 किस पर्पस के लिए गया, पैसा लिया कंपनी ने उसका। ओके अब थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाएंगे, आगे आगे सोचते जाएंगे। अच्छा मेरे को एक बार 10 पॉइंट बता दो, फटाफट 10 पॉइंट बता दो। ओके सर 10 पॉइंट हो गया। ओके ऑलमोस्ट ये हो गया, एक मतलब अभी समझ लो और एक आधा घंटा मेरे को लगेगा। ओके एक 10 पॉइंट के लिए, पर छोटे छोटे पॉइंट है सारे। ओके अगर आप देखोगे स्टार्टिंग के पॉइंट में अपने को टाइम लगता है, अभी आपके इसमें कोई हेडेक की जरूरत नहीं है। ओके मेरे को बता दीजिए 10 पॉइंट फटाफट। पहला पॉइंट कौन सा है, फिक्स एसेट। ओके पीपीई आता है। सेकंड इन्वेंट्री फिक्स एसेट हो गया। इसके बाद लोन्स, लेकिन तीसरे इसमें लोन्स क्या है, लोन्स आपने किसको दिया उसका डिटेल है। चौथे इसमें लोन सेक्शन 184 185 186 का कंप्लाई किया गया। उसके बाद आपने डिपॉजिट लिया, उसके बाद आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किया गया। कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए तो आपने ड्यूज भरने थे क्योंकि टैक्स आएंगे, टैक्स भरे क्या। उसके बाद आपने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके आपने कुछ अनडिस्क्लोज इनकम किया क्या, टैक्स भरते वक्त आपने बताया नहीं। उसके बाद 2 और पॉइंट, पैसे लिए, पैसे कहां से लिए, लोन से लिए, और लास्ट पॉइंट ओके आपने आईपीओ से लिए। 10 पॉइंट पक्का क्लियर है, 10 पॉइंट क्लियर है। अब मेरे को बताओ ओके अगर यहां पर कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, अगर इधर तक क्लियर है मालिक, कोई दिक्कत। ओके मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इधर तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके अब मेरे को बताओ अब पैसा ओके पैसा हेडिंग याद हो जाएगी अभी, बस एक बार आपको फटाफट पढ़ के खत्म कर देने का है। ओके मेरे को बताओ, और जो आप समरी अगर ये बना रहे हो तो ठीक है, नहीं बना रहे तो इसका मैं एक वो समरी शीट बनाऊंगा टेलीग्राम पे शेयर करने वाला हूं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया। तो अब मेरे को बताओ, ये वैसे भी इतना याद रख लिया, काम खत्म है ना अपना, और कितना टाइम लगेगा इसको, एक आधे घंटा भर आप डालोगे खत्म हो जाएगा रिवाइज करते वक्त। शीट शेयर कर दूंगा डीनू, मैं बोला टेलीग्राम चैनल पे शीट शेयर कर दूंगा मैं, फाइनल के भी और इंटर के भी, दोनों चैनल अलग अलग है अपने, दोनों चैनल पे शेयर हो जाएगी मालिक।
ओके अब मेरे को आप बता दीजिए, ओके मेरे को आप बता दीजिए, ओके पैसा अगर उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया जिस पर्पस के लिए आपसे लिया, तो मतलब कहीं ना कहीं देखो, एक टेक्निक याद रखने का तरीका बताओ, क्या ये फ्रॉड हो रहा है? आंसर इज यस। ओके इसलिए अगला क्लॉज होगा फ्रॉड का। अगला क्लॉज याद रख लीजिए 311 311 पैरा 3 क्लॉज 11 किसके लिए मालिक? फ्रॉड के लिए। तो कंपनी ने ओके अब यहां पर फ्रॉड का पॉइंट ध्यान रखना। ओके फ्रॉड का पॉइंट, फ्रॉड के कॉन्सेप्ट में आप ध्यान रखना एक कॉन्सेप्ट। ओके फ्रॉड यहां पर दो चीजों से कवर किया, या तो कंपनी ने फ्रॉड किया या कंपनी पे किसी ने फ्रॉड किया, ये भी इधर डिस्क्लोजर में आएगा। अगर आप याद होगा ओके आप जब ऐसे 240 पढ़ते हो, ओके फाइनल वालों का कुछ चैप्टर बाकी होगा वो 240 वाला, और जो इंटर में ऑलरेडी शेयर कर दिया 240 का। ओके लेकिन 240 सबको मालूम होना चाहिए फ्रॉड वाला एलिमेंट। तो आप वहां पर देखते हो कि कंपनी के साथ में कोई फ्रॉड हुआ तो वो चीजें अपन डिस्कस करते हैं, यानी यार FFR MOA ओके यानी वो फ्रॉड हुआ और कंपनी ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, ओके एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया, आउटसाइडर ने कंपनी को उल्लू बना के गया, वो कहीं पर भी डिस्कस नहीं था। अगर कोई आउटसाइडर, कोई कस्टमर कंपनी को उल्लू बना के गया, या कस्टमर कंपनी के साथ फ्रॉड करता है, ओके या कोई बाहर का बंदा कंपनी के साथ फ्रॉड करता है, वो डिस्कस उधर 240 में नहीं था मालिक। ओके यहां पर वो डिस्कस है वेदर एनी फ्रॉड बाय कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी हैज बीन नोटिस्ड एंड रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। यानी कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है या कंपनी पे किसी ने फ्रॉड किया है, ओके उसको आपको रिपोर्ट करना है। ओके वो नेचर एंड अमाउंट रिपोर्ट करनी है, दोनों रिपोर्ट करना है। तो कारों में थोड़ा सा स्कोप बड़ा है फ्रॉड का। एंड दूसरा पॉइंट ओके 143.12 याद है कि नहीं? तो 143.12 में आपने ADD4 ओके 143.12 में कब गवर्नमेंट को देना पड़ता है? सीजी को कब देना पड़ता है? ओके सीजी को कब देना पड़ता है? ओके 1 करोड़ के ऊपर रहा तो वो दिया है क्या? एंड लास्ट पॉइंट क्या आपके कंपनी में ओके विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स है क्या? ओके वो रिसीव हुई है। विसल ब्लोअर कंप्लेंट क्या होती है? ओके व्हाइट कॉलर क्राइम, विसल ब्लो करते हैं। सर कौन विसल ब्लो करते हैं? ओके यूजुअली अगर आपको मालूम होगा ओके लोअर स्टाफ एम्प्लॉय बताता है कि ऊपर वाला फ्रॉड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड विसल ब्लोअर पॉलिसी। मानो माना मालिक? ओके वो एम्प्लॉय बताता है। बस 3 केसेस, फ्रॉड खत्म। फ्रॉड में सबसे पहला पॉइंट ओके कंपनी ने फ्रॉड किया है, कंपनी हैज डन फ्रॉड, और फ्रॉड इज डन ऑन कंपनी। जो भी है अमाउंट बताइए एंड नेचर बताइए, उसका डिस्क्लोजर दिए, क्यों हुआ ये मत बताइए। दूसरा सिनारियो ओके क्या 143.12 में ADD4 दिया गया है क्या? ADD4 मतलब ओके फॉर्म नंबर ADD4 जिसके अंदर 1 करोड़ के ऊपर फ्रॉड रहता। और तीसरा सिनारियो विसल ब्लोअर पॉलिसी ओके क्या विसल ब्लोअर पॉलिसी के लिए पॉलिसी है? ओके क्या उसके लिए कंपनी ओके स्टेप्स ले रही है कि नहीं ले रही है? व्हाटएवर ओके कंपनी हैज कंसीडर्ड विसल ब्लोअर पॉलिसी कंप्लेंट्स इफ एनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। यूजुअली मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा वुमन हेरेसमेंट ओके ऑन वर्क प्लेस, ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है वुमन हेरेसमेंट ऑन वर्क प्लेस। और ये मैं आपको जस्ट आइडिया देकर रहा हूं, सेबी ने इस चीज को कंपलसरी लिस्टेड कंपनी में कंपलसरी क्राइटेरिया में डाल दिया ऑडिट कमेटी के। जो ऑडिट कमेटी है ना उनके क्राइटेरिया में, ऑडिट कमेटी में एक विजिल मैकेनिज्म होना चाहिए उनके कॉन्टेक्स्ट में, और एक कमेटी के इसमें ओके ये पॉइंट मैकेनिज्म होना चाहिए जो ऑडिट कमेटी का मेंबर ध्यान रखेगा। ओके वो कॉन्टेक्स्ट आपको यहां पर ध्यान रखना। विजिल मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? विजिल मैकेनिज्म। तो विजिल मैकेनिज्म में एम्प्लॉय फ्रॉड ओके एम्प्लॉय का विसल ब्लोअर होता है या वुमन हेरेसमेंट ऑन वर्क प्लेस, ये सबसे ज्यादा कॉमनली पॉइंट होते हैं। भारत माता की जय। जय पाके मालिक। ओके ये हो गया फ्रॉड का क्राइटेरिया। फ्रॉड के क्राइटेरिया की कहानी खत्म करो ओके और उसके बाद जाओ 312 पे। ओके निधि कंपनी। अब मेरे को बताओ ये जो क्लॉज 312 पढ़ रहे हैं क्या ये सारी कंपनी का एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो, निधि कंपनी का एप्लीकेबल है सिर्फ। सो निधि कंपनी सीजी बताइए निधि कंपनी कौन सा है? जो म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए काम करती है, डेफिनेशन ही वैसा है। तो निधि कंपनी का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? इसके अंदर 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला निधि कंपनी का नेट ओन फंड्स और जो पब्लिक से डिपॉजिट लेगी, मेंबर से डिपॉजिट लेगी, वो 1:20 होना चाहिए टू मीट आउट द लायबिलिटी, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1:20 रेशियो मेंटेन है क्या नेट ओन फंड्स और डिपॉजिट का? सेकेंड पॉइंट क्या निधि कंपनी के पास ओके 10% या उससे ज्यादा अनएंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स है क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनएंकम्बर्ड? अनएंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स, अनएंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा। अनएंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स वो होते हैं ओके जहां पर चार्ज नहीं होते, वो डिपॉजिट्स फ्री ऑफ चार्ज होते हैं, ये ध्यान रखना है। एंड वेदर देयर इज एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट ऑन डिपॉजिट्स और रीपेमेंट ऑफ एनी पीरियड ओके उसके डिटेल चाहिए। तो निधि कंपनी के लिए 3 पार्ट है। सबसे पहला नेट ओन फंड्स
एंड डिपॉजिट का रेशियो कितना होना चाहिए? 1:20, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अनएंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स, ओके, टर्म डिपॉजिट्स जो निधि कंपनी के पास होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 10% या उससे ज्यादा। एंड लास्ट पॉइंट, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट है क्या निधि कंपनी से कुछ डिपॉजिट्स में? डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट्स। बात खत्म। ओके, ये हो गई निधि कंपनी की कहानी, खत्म स्टोरी। ओके, निधि कंपनी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता मालिक। ओके, निधि कंपनी की कहानी खत्म कर दोगे आप इधर, और निधि कंपनी के बाद आगे बढ़ोगे। ओके, जहां पर आता है निधि कंपनी, 312 खत्म हो जाता है, 313 आ जाता है। 313 जो आता है वो आता है आरपी। आरपी मतलब क्या? रिलेटेड पार्टी। और इसमें सिर्फ याद रखिए सेक्शन 188 का कंप्लायंस होना जरूरी है। रिलेटेड पार्टी में ये लोग बोलते हैं सेक्शन 188 का कंप्लायंस और 177 का कंप्लायंस किया कि नहीं किया। 177 भी है ऑडिट कमेटी, तो 188 और सेक्शन 177 का कंप्लाई किया कि नहीं किया, दैट्स इट। ओके सर, 188 कौन सा है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और 177 ऑडिट कमेटी। अब जो आप इंटर के पंटर लोग हैं और जो फाइनल के न्यू सिलेबस में जाएंगे, ये सेल्फ पेस मॉड्यूल पढ़ने वाले हैं। सेल्फ पेस मॉड्यूल में इनको लॉ का सिलेबस होगा। जो लॉ का सिलेबस होगा उसके अंदर ये ऑडिट के सिलेबस में, फाइनल के ऑडिट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो लॉ का सिलेबस है सेल्फ पेस मॉड्यूल में, उसमें आपको सेक्शन 188 और 177 का जिक्र मिलेगा। 188 और 177 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। मैं आपको बोलता हूं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अगर आपको मालूम होगा, इतना आइडिया होगा, आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं होता ये। अगर आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन है तो उसको आपको डिस्कस करना ही नहीं है। ओके, लेकिन अगर आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसके लिए आपको बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, आपने कुछ डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, आपने दूसरे कुछ डिफॉल्ट और क्राइटेरिया डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए। ये सेक्शन 188 में लिखा हुआ है। और साथ में ऑडिट कमेटी का अप्रूवल कंपलसरी है, दैट इज सेक्शन 177 में लिखा है। और ऑडिट कमेटी का जो अप्रूवल होता है ना, मैं आपको खाली इतना बता देता हूं, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल, भले ही आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन है तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। अगर आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन होता है ना तो 188 का कंप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, क्योंकि आर्म लेंथ है यार, लेकिन ऑडिट कमेटी का अप्रूवल कंपलसरी होता है आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन के लिए, ये ध्यान रखिए। ऑडिट कमेटी का अप्रूवल कंपलसरी होता है आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन के लिए। भारत माता की जय। एवरीबडी क्लियर मालिक? ओके, तो क्लॉज 13 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहानी खत्म कर दी है। भारत माता की जय। एवरीबडी क्लियर मालिक? ओके, अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। ओके, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर बराबर होगा कि नहीं हो रहा है। ओके, इसके लिए हमको कौन चाहिए? इंटरनल ऑडिट चाहिए। तो इंटरनल ऑडिट, ओके, अपना इंटरनल ऑडिट का कहानी तोड़ कांड है। क्या हमारे पास इंटरनल ऑडिट सिस्टम है? ओके, और इंटरनल ऑडिट कैसा चाहिए? जितना बड़ा बिजनेस उसके हिसाब से इंटरनल ऑडिटर चाहिए, जितना छोटा बिजनेस उतना का छोटा इंटरनल ऑडिटर होगा। एंड दूसरा पॉइंट, वेदर रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर हैज बीन कंसीडर्ड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। खत्म हो गया, खत्म, आंसर खत्म इंटरनल ऑडिटर का। तो 314 में इंटरनल ऑडिटर। अब 314 में जब इंटरनल ऑडिटर की बात करेंगे तो सिर्फ दो ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, पहली चीज, क्या इंटरनल ऑडिटर ओके ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से है क्या? इंटरनल ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से है क्या? ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से वो कमेंसुरेट करता है क्या? कमेंसुरेट करता है क्या? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इंटरनल ऑडिटर है, लेकिन सिर्फ 2 बंदे काम कर रहे हैं, मां कसम। ओके, आपको समझ में आ रहा है क्या क्या सीन होगा? और इसके लिए अगर आप देखोगे 610 में भी आप यही पढ़ते हो आप। एंड दूसरा पॉइंट, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिटर का काम यूज किया है क्या? ओके, had used internal auditor work or not? ओके, उसके ऊपर डिस्क्लोजर। अच्छा, अब मेरे को बताओ इसका क्वेश्चन कैसा आएगा? इसका क्वेश्चन इसके ऊपर ही आएगा। ओके, याद रखना, अगर इंटरनल ऑडिटर के ऊपर कोई सवाल आए तो 610 लिखना है। ये तो लॉजिक क्लियर ही है, 610 है या इंटरनल ऑडिटर का सेक्शन 138 एप्लीकेबिलिटी वाला पॉइंट है। कारो रिपोर्टिंग पूछे तो आपको कारो रिपोर्टिंग के अंदर आएगा, 14 के अंदर। तो एक बार 14 आ जाता है, 14 के बाद 15 करते हैं, फिर एक बार वापस सब फटाफट बंद मेरे को बता दो। ओके, पॉइंट क्या है? छोटे से पॉइंट है, 15 की बात करते हैं। ओके, 15 की बात करते हैं, 15 की बात करते हैं, 15 की बात करते हैं भाई साहब। ओके, बात खत्म करो 15 का। बट बिफोर दैट, ओके, मेरे ख्याल से लॉजिक बैठ गया है ये सारा। ओके, फिर 15 में आ जाता है, ओके, क्या आपकी कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन एंटर किए डायरेक्टर्स के साथ? और वो जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन एंटर किए हैं, ओके, जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन मतलब क्या मालूम है क्या? ओके, नॉन कैश ट्रांजेक्शन बोल रहा हूं। नॉन कैश ट्रांजेक्शन मतलब कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए होंगे और डायरेक्टर ने अपनी कार बेच दी। ओके, यूजुअली मैं सीए फाइनल में जब लॉ पढ़ाता हूं, मतलब अभी तो वो पॉइंट ही बंद हो गया, सेक्शन 192 उधर आता था। तो उसमें क्या होता था मालूम है क्या? उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्टर को क्या शेयर अलॉट किए हैं क्या
अगेंस्ट द नॉन कैश ट्रांजेक्शन। वैसे मैं आपको बता दूं ये प्रेफरेंशियल पेमेंट्स में आता है, प्रेफरेंशियल पेमेंट्स में आता है हमारी प्रेफरेंशियल पेमेंट, मालूम है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 62(1)(c) उसी की कैटेगरी है। ओके, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। और अगर वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन डायरेक्टर के साथ होता है तो सेक्शन 192 अट्रैक्ट होता है, जिसमें आपको ओके एसआर कैसे पास करना है ये दिखाया जाता है। तो 192 सेक्शन में अगर आपने डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन किया है तो भाई या उसके पर्सन कनेक्टेड के साथ ओके वेदर 192 कंप्लाइड किया है कि नहीं, बात खत्म। तो अब मेरे को बताओ इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा मालूम है आपको? ये आएगा कि एक डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर के पास कार है सर, जैगवार नहीं, रैंगलर है। ओके, और ये रैंगलर कार कंपनी को दे रहा है, कंपनी के नाम पे, और ओके और कंपनी ने उसको शेयर अलॉट किए। तो मेरे को बताओ कौन सा सेक्शन कंप्लाई करना चाहिए? 192। ये सबको समझ में आया? लेकिन इसके अंदर क्या टेक्निकल पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? गाड़ी का वैल्यूएशन कौन निकालेगा? एसआर पास करना मैं समझ गया, एसआर पास करना मैं समझ गया, लेकिन गाड़ी का वैल्यूएशन कौन निकालेगा? समझ में कुछ आ रहा है? तो गाड़ी का वैल्यूएशन 18 नहीं निकालेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर निकालेगा। आई डू थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो मतलब आप समझे 192 डिटेल में वो है, बट आपको सिर्फ ये आंसर लिखना है कि भाई 192 का कंप्लायंस किया हुआ है ओके, और रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने वैल्यूएशन किया हुआ है। तो इसमें मैं एक एडिशनल पॉइंट लिख रहा हूं, तो याद रखना ओके, नॉन कैश ट्रांजैक्शन विथ हुम, नॉन कैश ट्रांजैक्शन विथ बैंक नहीं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन विथ डायरेक्टर्स। ओके, तो मेरे को बताओ सेक्शन कौन सा होगा? 192 कंप्लाई किया है क्या? और इसमें अगर आपको याद होगा वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने निकाला है कि नहीं ये चेक करना चाहिए आपने, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने निकाला है कि नहीं ये देखना चाहिए। भारत माता की जय। 15 तक क्लियर? खत्म ना भाई, दबदब का है अभी, क्या है 15? ओके, अभी 5 और क्लास, ऐसे ही क्लास है बस, सब याद रखने तेरे को। ओके, बस ये पॉइंट ध्यान रखना। ओके, अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूं, मेरे को बताइए, आप सोच समझ के बताइए, रिकॉल करिए, देखना है तो देखिए। सर अगर मैंने बैंक लोन लिया था, बैंक लोन रिपे नहीं किया, उसकी जगह मैंने ओके शेयर अलॉट किए, क्या कारों में रिपोर्टिंग जाएगी? आंसर इज यस। सर यस कहां पर है? सेटलमेंट नहीं। ओके, मेन पॉइंट रिपोर्टिंग होगी, अगर आपको याद होगा, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। 10th में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जा रहा है, ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जा रहा है ये ओके। तो आपको सेक्शन 62 का कंप्लायंस करना है, तो उस पर्पस के लिए ही ओके किया हुआ है। अगर पर्पस बराबर नहीं मैच हो रहा है, यानी जो पैसा लिया वो उसी पर्पस के लिए यूज किया जिस पर्पस के लिए, तो ही ओके सही रहेगा, नहीं रहेगा तो डिस्क्लोजर लगेगा। ओके, और यही चीज अगर मैं बोलूं नॉन कैश ट्रांजेक्शन है विद डायरेक्टर, समझ में आया? शेयर्स अलॉटेड टू डायरेक्टर अदर देन कैश 192, तो क्लॉज आपका आ जाएगा 15। ओके, शेयर्स अलॉटेड ओके अगेंस्ट बैंक लोन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जाएगा। मेरे ख्याल से भारत माता की जय, एवरीबडी अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ गया मेरे ख्याल से। 3 ओके 16 5 आंसर फटाफट अपडेट कर दिए। अगला पॉइंट 16वें पॉइंट में क्या बोला? ओके, एनबीएफसी का पॉइंट है, क्या आपकी कंपनी एनबीएफसी है? 16वां पॉइंट, whether company is required to register under section 145(1)(a) of RBI Act। ओके, अगर एनबीएफसी है, ओके अगर एनबीएफसी कंपनी है तो whether एनबीएफसी और एचएफसी is doing any activity without valid certificate of registration। ओके, पहला पॉइंट, आपने 45(a) में रजिस्ट्रेशन लिया है क्या, अगर आप एनबीएफसी हो। दूसरा, आप एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो तो क्या आप बिना सीओआर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आरबीआई दे रहा है उसके बिना कोई धंधा कर रहे हो क्या? तीसरा, अगर कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है ओके अगर ये है तो क्या आप क्राइटेरिया अभी भी फुलफिल कर रहे हो या आपकी क्राइटेरिया फुलफिल करने में फेल हो गया? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। एंड लास्ट पॉइंट, अगर वेदर द ग्रुप हैज मोर देन वन कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एज ए पार्ट ऑफ द ग्रुप, इफ यस इंडिकेट द नंबर ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी और विच ए पार्ट ऑफ ग्रुप। अब ये क्राइटेरिया ऐसा होगा कि सर ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है, ओके ये हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या होते हैं, एनबीएफसी की कैटेगरीज होती है। एनबीएफसी की मल्टीपल कैटेगरीज होती है। ओके, अगर किसी को इसके ऊपर नॉलेज लेना है तो एनबीएफसी का एक लेक्चर मेरा यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, आप उसके ऊपर जाके देख सकते हो। ओके, ऑडिट ऑफ एनबीएफसीज, उसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज मिल जाएगी, जिसके अंदर ये लोग कौन होते हैं, इनके अमाउंट्स, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के अमाउंट्स बहुत बड़े होते हैं, इनके लाइसेंस अलग अलग ऑपरेट होते हैं।
तो सर इसके अंदर क्या करना है? तो क्लॉज 16 को आप एनबीएफसी करके याद रखिए और बहुत पांचट आंसर है। पहला पॉइंट क्या, 45IA के अंदर आरबीआई का रजिस्ट्रेशन ओके आपने किया है या नहीं किया? आरबीआई का रजिस्ट्रेशन मतलब आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन आपने किया है कि नहीं किया है? अगर नहीं किया है जो भी है उसको डिस्क्लोज करना है, डिस्क्लोज करिए। दूसरा ओके अगर आप एनबीएफसी हो और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, क्या यू आर डूइंग एक्टिविटीज विदाउट COR? व्हाट इज COR? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके ये COR सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन देता है? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देने वाला आरबीआई है। तीसरा सिनारियो, क्या आप CIC कंपनी हो? अगर CIC कंपनी हो, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, तो क्या आप अभी भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो क्या? ओके जो CIC के है क्राइटेरिया होते हैं उनके। अगर कोई ग्रुप कंपनी है और उसमें मल्टीपल CIC है, तो ये कौन सी CIC है वो क्राइटेरिया फुलफिल करिए, डिस्क्लोज करिए। ओके कितनी CIC उसके अंदर है वो डिस्क्लोज करिए, खत्म स्टोरी। एनबीएफसी की कहानी खत्म। तो 16 खत्म, ओके 17 आता है। ओके लेकिन 17 के पहले मैं 16 तक की कहानी आपको रिपीट कर देता हूं। मेरा पहला पॉइंट है ओके अगर आपको पहले 10 में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिक्स एसेट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ओके लोन दिया, उसके बाद आता है आपने डिपॉजिट लिया, उसके बाद आता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बाद आता है स्टैट्यूटरी ड्यूज के बाद आपके पास आ जाता है ओके दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम, क्योंकि फैक्ट्री केस में। उसके बाद आपने दो जगह से पैसे लिए, ओके लोन लिया और IPO FPO लिया या प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉन्टेक्स्ट हुआ। ये होने के बाद आपने कुछ फ्रॉड किया। अब फ्रॉड किया होगा तो 100% आपका रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस के ऊपर नीडी कंपनी का कॉन्सेप्ट आएगा। फ्रॉड के बाद 12th वाला आएगा नीडी कंपनी। 12th के बाद 13 आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की कहानी खत्म होने के बाद ओके क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो 14 के अंदर इंटरनल ऑडिटर को आपको ध्यान में रखना है। ओके इंटरनल ऑडिटर हुआ, एक एडिशनल आपको एक अलग से नाम रखना होगा 15 में दैट इज कॉल्ड नॉन कैश ट्रांजैक्शन। और नॉन कैश ट्रांजैक्शन ओके आपका काम खत्म होता है तो एनबीएफसी के क्राइटेरिया आ जाते हैं मालिक 16 में। 15 16 वाला क्राइटेरिया आराम से जाना। ओके 17 18 19 20 ओके इसमें और एक मतलब ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स ही है, 5 पॉइंट्स ही है, लेकिन ओके एडिशनली याद रखने पड़ेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप देखोगे अगले एक पेज में काम खत्म ही है। 18th whether company has incurred क्या cash losses in the financial year in immediately preceding financial year, if so state the amount of cash losses। खत्म हो गया स्टोरी। मेरे को बताओ ओके यानी आपका धंधा ठुका हुआ है, ओके कैश लॉसेस है तो कितना कैश लॉस हुआ है वो अमाउंट आप डिस्क्लोज कर लीजिए, अमाउंट टू बी डिस्क्लोज्ड। ओके लेकिन आप वापस एक बार क्लॉज पढ़ लीजिए, कैश लॉस में क्या बोला हुआ है। Whether company has incurred cash losses in the financial year and in immediately preceding financial year, if so state the amount of cash losses। यानी ये कब डिस्क्लोज करना है, ओके ये कब डिस्क्लोज करना है, ओके अमाउंट कब डिस्क्लोज करनी है। ओके आप हाँ या ना तो लिखोगे पर अमाउंट कब डिस्क्लोज करनी है, ओके आपके दो कंडीशन पूरी फुलफिल होनी चाहिए। जो कैश लॉसेस है ओके ये अमाउंट टू बी डिस्क्लोज है कब है, अगर करंट ईयर में भी कैश लॉस है और इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में भी कैश लॉस है, ओके प्रीसीडिंग ईयर में कैश लॉस है तब जाके आपको डिस्क्लोज करनी है, नहीं तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। कैश लॉस तब डिस्क्लोज करना है। ओके 3 ओके 18 तो अगला पॉइंट 17 में आ गया कैश लॉस। आपका कैश लॉस की कहानी खत्म हो जाती है। कैश लॉस का कॉन्सेप्ट होने के बाद ओके अब क्वेश्चन ये है, आपकी और मेरी कहानी आती है। वेदर देयर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर एंड इफ सो वेदर ऑडिटर हैज टेकन इनटू कंसीडरेशन द इश्यूज ऑब्जेक्शंस एंड कंसर्न रेज्ड बाय आउटगोइंग ऑडिटर्स। यानी क्या आपके पहले कोई और ऑडिटर थे जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, तो आपका 18 वाला अपना कॉन्सेप्ट है स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है। क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने करंट ईयर में रिजाइन किया है, रेजिग्नेशन दिया है, और क्या ओके वी हैव कंसीडर इश्यूज, हमने क्या इश्यूज उनसे कंसीडर किए हैं क्या, ओके जो आउटगोइंग कंसीडर इश्यूज ऑफ आउटगोइंग ऑडिटर, उनके क्या इश्यूज थे, उन्होंने रिजाइन क्यों किया आउटगोइंग ऑडिटर, क्या उनके इश्यूज अपन ने कंसीडर किए क्या। वैसे मैं आपको बता दूं ओके रेजिग्नेशन के लिए अगर आपको याद होगा सेबी के गाइडलाइंस होती है। सेबी की गाइडलाइंस में ऐसा होता है कि क्वार्टर एंड हुआ और 45 डेज के अंदर रिजाइन किया, ओके विद इन क्वार्टर एंड होने के बाद 45 डेज के अंदर, तो आपको उस क्वार्टर का रिपोर्ट देना पड़ेगा। 45 डेज के बाद हुआ तो उसके अगले क्वार्टर का भी रिपोर्ट देना पड़ता है।
और 3 क्वार्टर की रिपोर्ट चली गई है तो पूरे साल का ऑडिट रिपोर्ट देना ही पड़ता है, आप रिजाइन नहीं कर सकते, कंपलसरी है, कंपलसरी है। ओके एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट, आत्मा क्लियर है? कैश लॉस मतलब पीएनएल का लॉस मालिक, कैश लॉसेस, आपके कैश लॉसेस है। क्वार्टर का ये आपको क्वार्टर का ऐसा होता है, ओके सेबी की गाइडलाइंस होती है, ये ओफू बता देता हूं, सेबी की गाइडलाइंस होती है। सेबी की गाइडलाइंस क्या होती है? सेबी की गाइडलाइंस में एलओडीआर गाइडलाइंस बोलते हैं इसको। ओके अगर आपको मालूम है क्वार्टर में आता है, ओके तो आपको एलआर होते हैं, सेबी गाइडलाइंस मतलब लिस्टेड कंपनी, ओके तो एलआर बनाते हैं। तो अगर बाई चांस कोई ऑडिटर रिजाइन करता है विद इन 45 डेज, याद है क्या रे मालिक, जो फाइनल वाले बन रहे याद है क्या रे, 45 डेज, तो आपको उस दैट क्वार्टर की रिपोर्ट देनी पड़ेगी, वो क्वार्टर की एलआर रिपोर्ट देनी पड़ेगी। लेकिन ओके अगर क्वार्टर एंड होता है, ओके क्वार्टर एंड के बाद ओके आफ्टर 45 डेज रिजाइन करते हैं, तो नेक्स्ट क्वार्टर की भी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, एलआर रिपोर्ट। और अगर आपने 3 क्वार्टर की ओके एलआर रिपोर्ट दी हुई है, एलआर लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट दी है, एलआर रिपोर्ट दी हुई है, तो आपको ऑडिट रिपोर्ट कंपलसरी देनी पड़ेगी, कंपलसरी है। इसको अगर मैं ऐसे ही ओफू बता दूं, ओके यानी अगर आपका अपॉइंटमेंट अप्रैल से हुआ तो अप्रैल से अगर जून तक तुम रह रहे हो और उसके बाद ओके जुलाई में तुम रिजाइन करते हो, जुलाई अगस्त सितंबर में कभी भी रिजाइन करते हो, ओके आप जब भी रिजाइन करते हो तो आपको देखना होगा ओके क्वार्टर एंड में 45 डेज, जून के विथ इन 45 डेज रिजाइन करते हो तो 45 डेज रिजाइन करते हो तो इस क्वार्टर की रिपोर्ट लगेगी। आफ्टर 45 डेज रिजाइन करते हो तो मालूम है, ओके 45 डेज रिजाइन करते हो, इस क्वार्टर की भी रिपोर्ट लगेगी, अगले क्वार्टर की भी रिपोर्ट लग जाएगी इधर। इंटर में ज्यादा हेडेक मत करना, ये पॉइंट इंटर में ज्यादा हेडेक मत करना, ओके लेकिन लॉजिक बस मैंने आपको बता के रखा है, इस पर रिस्ट्रिक्शन है रिजाइन करने पे। और अगर आपकी 3 क्वार्टर की रिपोर्ट दे दी है, यानी आपने अप्रैल टू जून की रिपोर्ट दे दी, जुलाई अगस्त सितंबर की रिपोर्ट दे दी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रिपोर्ट दे दी, तो आपको पूरी साल की ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। 9 मंथ्स की तो रिपोर्ट दे दी ना आपने, तो आपको रिजाइन करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका काम क्या होगा। यू कैन नॉट विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट ड्यू टू लॉ एंड रेगुलेशन, याद है मालूम है, बहुत बार अपन डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, सभी केस में होता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का कॉन्सेप्ट अपन ने खत्म किया 318 में। 319 सेकेंड लास्ट पॉइंट, 319 पैराग्राफ 3 और 19 क्या बोलता है, 19 पढ़ लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, अदर इंफॉर्मेशन accompanying the financial statement, the auditor's knowledge of board of directors and management plans, whether auditor is of opinion that okay no material uncertainty, मतलब क्या, going concern on the date of audit report that company is capable of meeting all its liability existing on balance sheet date and whether fault due within the period of 1 year, यानी आपको क्या करना है, going concern ओके यानी नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट ओके फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, अगर एग्जिस्ट कर रही है तो डिस्क्लोज करिए। और इसको अगर किसी को समझना है तो ये आप ऑडिट रिपोर्ट जो देखते हैं पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट पैरा नंबर 5, ओके मैंने समझा हुआ है पैरा नंबर 5 गोइंग कंसर्न कैसे होता है, याद होगा मेरा ईआईएस निकल गया, मैंने ये बहुत बार बताया था, ओके बहुत बार बताता हूं, समझाते वक्त समझाता हूं, मेरा सब्जेक्ट निकल गया तो मैंने क्या किया हुआ है, उसी को आपको यूज करना, मतलब वही कॉन्सेप्ट है इधर। बट अगले 1 साल का पैसा निकलना चाहिए तो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 साल का पैसा नहीं निकल रहा है, आपको लग रहा है मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है और शायद अगले 1 साल की लायबिलिटी भी निकाल नहीं पाएगी, ओके तो आपको इधर रिपोर्ट को क्लोज कर देनी है। और लास्ट पॉइंट है 320, खत्म कर दो 320, आप पढ़ लो। कोई पैसा अगर पड़ा हुआ है आपके सीएसआर का, सीएसआर 135, whether in respect of ongoing projects, okay the company has transferred the fund specified in schedule 7, okay within a period of 6 months of the expiry of financial year, okay within the second proviso, okay section 135(5) के हिसाब से आपने फुलफिल किया है कि नहीं, ओके ये आप सीएसआर का इसमें। और जो सीएसआर में ये सीएसआर का मैं वो जो बचा हुआ क्लिप है मैं क्लिप आज डलवा देता हूँ, सीएसआर का जो एक पॉइंट बचा हुआ है लॉ में, तो सीएसआर का एक क्लिप डलवा दूंगा मैं, जैसे ही डाल दूंगा मैं अपडेट कर देता हूँ। सर ये सर ये एक गाड़ी आएगी या इसकी विदाई में
आएगी ब्रो, आएगी, ये इसकी विदाई हो गई भाई। एंड वेदर अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंड, तो 135.5 और 135.6 का कंप्लायंस किया है क्या? तो आपने सीएसआर केस में आपको ध्यान रखना है दो चीजें, 135.5, 135.6। ओके, यूजुअली ओके जो अनस्पेंड अमाउंट होते हैं सीएसआर के, वो आपने टाइम लिमिट में स्पेंड किए कि नहीं, और अगर अगले साल कैरी फॉरवर्ड किए तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड उसी पर्पस के लिए यूज किए कि नहीं, ये दिखा जाता है। ओके, तो 135, 135.6 का कंप्लायंसेस, आत्मा क्लियर है? 135, 136 का कंप्लायंसेस, भारत माता की जय, झेपा क्या मालिक? इज दैट पॉइंट क्लियर? ये हो जाते हैं सीएसआर की कहानी, तो ये कहानी खत्म हो जाती है। तो अब देखो क्या पॉइंट बता रहा हूं। सबसे पहले फिक्स एसेट, फिर आती है इन्वेंट्री, फिर इन्वेंट्री के बाद आपके लिए आ जाता है ओके लोन्स, उसके बाद आ जाता है लोन्स, उसके बाद आ जाता है डिपॉजिट्स। ओके, ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गया है। इसके बाद आपके पास आता है ओके कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट आ जाता है। उसके बाद आता है आपके लिए ड्यूज, उसके बाद आपके लिए आ जाता है अनडिस्क्लोज इनकम, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। ओके, उसके बाद आपके लिए आ जाता है अनडिस्क्लोज इनकम के बाद ओके लोन लिया था अभी मैंने, और आईपीओ एफपीओ। इसके बाद अपने लिए और एक आ जाता है फ्रॉड, उसके बाद आ जाती है अपनी निधि कंपनी। ओके, निधि कंपनी का, उसके बाद आ जाता है रिलेटेड पार्टी, और रिलेटेड पार्टी आएगा तो इंटरनल ऑडिटर होना जरूरी है, और इंटरनल ऑडिटर रहा तो ऐसा हो सकता है डायरेक्टर ओके नॉन कैश ट्रांजेक्शन करे, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। ओके, तो इधर 15 तक तो लॉजिक मेरे ख्याल से झेप जाना चाहिए आपको, 15 तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 15 के बाद 5 और चीजें हैं जो आपको एडिशनल याद रखनी पड़ेगी। 5 पे थोड़ा सा एफर्ट कर लीजिए। सर 5 पे क्या क्या करने का? सबसे पहले ओके 16वां 17वां 18वां, तो पहले पॉइंट 16वां देखिए। 16वां क्या देखा है? 16वां इज एनबीएफसी, जैसे नॉन कैश ट्रांजेक्शन है वैसे ही एनबीएफसी का पॉइंट रहेगा। एनबीएफसी आया तो इसका मतलब कैश लॉसेस और स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये 3 चीजें ओके आपके लिए, मतलब ये आपको रटना पड़ेगा, ये कोई सीक्वेंस में बिठा नहीं रहा हूं। एनबीएफसी ओके एनबीएफसी की वजह से क्या मतलब, एनबीएफसी की वजह से नहीं, एनबीएफसी कैश लॉसेस, और इसके साथ में आपका आता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर। और अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो उसने गोइंग कंसर्न पे तो रिपोर्ट करना ही चाहिए, और एक सीएसआर पे रिपोर्ट करना चाहिए। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर, गोइंग कंसर्न, सीएसआर, यानी मोटा मोटी ये बोल रहा हूं 15 तक तो आराम से याद आता। 5 और एफर्ट कर लीजिए, जो 15 मिनट डालिए उसके बाद सब याद हो जाएगा। ओके, और एक मैं थोड़ी देर के बाद कहते हैं छोटी क्लिप डालूंगा जिसमें 10 मिनट में ओके पूरा ये मैं रिवाइज करके फटफट पॉइंट ये रिवाइज करके आपके साथ शेयर कर दूंगा मालिक। तो तोड़ मालिक, ये रही कारो की बात, कारो का पॉइंट है। मैं वापस बोल रहा हूं, कारो के इसमें आप अपनी मर्जी का आंसर लिखिए, मर्जी का आंसर मतलब डिस्क्लोजर का। ओके, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि भाई इसके अंदर मेरे को वर्डिंग्स ऐसी चाहिए। वर्डिंग्स 19-20 हुई कोई चिंता का विषय नहीं है, बस आपका इंटरप्रिटेशन और इंटैक्ट वही होना चाहिए। क्लॉज 20 है, 21 बचा हुआ है सर, पर 21 मैंने खत्म कर लिया है, ऑलरेडी खत्म कर लिया है। आंसर इज यस। और पैरा 4 बचा हुआ है सर, पैरा 4 आपको कुछ नहीं पढ़ लेना है, पैरा 4 पढ़ लीजिए। ओके, मैंने क्या बोला था, अगर आपका कोई अनफेवरेबल अनक्वालिफाइड आंसर है, क्या उसका रीजन देना जरूरी है? पैरा 3 में आपका कोई आंसर अनफेवरेबल है, उसका रीजन देना जरूरी है? पैरा 4 में दिया हुआ है। तो पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4। पैरा 1 एप्लीबिलिटी, पैरा 2 ऑडिट रिपोर्ट में एक आर रिपोर्ट होनी चाहिए, पैरा 3 ओके 21 मैटर, पैरा 4 अगर आपने 21 मैटर में पैरा 3 में कोई भी क्वालिफाइड या कमेंट दिया या अनफेवरेबल आंसर दिया तो उसका रीजन बताना जरूरी है। दैट्स इट, दिस इज योर कारो रिपोर्ट। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, तो भाई साहब भारत माता की जय। ओके, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर कारो रिपोर्ट। और कहानी तोड़ करते हैं मालिक, तो फाइनली वी हैव डन दिस। तो आपके लिए ऑल टुगेदर अपन का अप्रोक्सीमेटली 2 घंटा 40 मिनट लग गया कारो रिपोर्ट कंप्लीट करने में। ओके, देख 15-20 मिनट अपना इसलिए गया क्योंकि आज वापस वो ऑरा बनाना पड़ा, कल ऑलरेडी ऑरा था कंटिन्यू में हो जाता तो वो ऑल टुगेदर अपना 1.5 घंटे में खत्म हो जाता था। तो आज वो वापस स्टार्टिंग में होने का स्लो हो जाता है एक स्टार्ट करते वक्त वापस, तो वो पॉइंट है। ओके, बाकी अच्छे से पढ़िए। नवंबर 23 के एलडीआर में अभी कमिंग 2-3 दिन में आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, तो ऑडिट के हो जाएंगे, ईएस के हो जाएंगे, एसएम के हो जाएंगे, लॉ के हो जाएंगे, सबके एलडीआर आ जाएंगे आपको यूट्यूब पे आ जाएंगे मालिक। दैट्स इट। और फाइनल ऑडिट के पॉइंट ओके ये आपके पास आ जाएंगे, और दैट्स इट, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर विल वर्क मालिक। तो भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक?